सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। ठीक है, अभी तो मॉर्निंग है वैसे, लेकिन आधे घंटे में गुड आफ्टरनून ही हो जाने वाला है, तो ऐसे ऐसे गुड आफ्टरनून सभी को। तो आज हम लोग का रहने वाला है पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 6, और इसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट नंबर 5, बिकॉज हम लोगों ने सारे इसके पहले के पार्ट देख लिए थे। लेट अस क्विकली रिवाइज। पार्ट 1 में हमने देखा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ व उसके राज्य क्षेत्र। पार्ट 2 में हमने देखा था सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। पार्ट 3 में हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, जो हमने यूएसए से लिए थे। अच्छा, जल्दी से बताइए, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता हमने कहाँ से लिया था? ठीक है, यूएसए से हमने और क्या क्या लिया था आपको रिवाइज करना जल्दी से, जैसे इंडिपेंडेंस और जुडिशियल यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और जो जुडिशियल रिव्यू है यानी न्यायपालिका जो हमारी रिव्यू कर सकती है वो। प्लस हमने लिया था ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो आज के इस लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं। प्लस हम लोगों ने लिया था रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, जो हमारे राष्ट्रपति का एक तरह से महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो, और रिमूवल ऑफ जो जजेस लिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमने ली थी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब फिर हमने पार्ट नंबर 4 में देखा था कल, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 4A देखा था, भाग नंबर 4 और 4 का। पार्ट 4 बात करता है आपकी डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक थे, और जिसको हमने लिया था आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। और पार्ट नंबर 4A में फाइनली हमने देखा था मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी, जो आर्टिकल नंबर 51A में है, और टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि हमने सरदार सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ऐड की थी। 42nd अमेंडमेंट से हमने इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। ये सारी चीज़ें यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। आज के इस लेक्चर हमें देखना है पार्ट 5, जो कि आता है यूनियन। पार्ट 5 में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पार्ट 5 बहुत बड़ा है। ठीक है, इसमें आपका प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, फिर कल के लेक्चर में प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ेंगे, फिर हम लोग पूरा पार्लियामेंट चैप्टर देखेंगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी आपका पार्ट नंबर 5 में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पार्ट नंबर 5 के तहत ही आती हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि पार्ट नंबर 5 सिर्फ यहीं तक है, मतलब जो आज के लेक्चर में करने वाले हैं सिर्फ पार्ट नंबर 5 का मतलब वही है। तो पार्ट नंबर 5 में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसमें से जो पहला एक तरह से हम पार्ट बोल सकते हैं पार्ट नंबर 5 में, वो है हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ कार्यपालिका बोल सकते हैं, जो आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट होता है और 78 आर्टिकल नंबर तक जाता है, 52 से शुरू होता है और 78 तक जाता है। और आज के इस लेक्चर में आप ये मान सकते हो कि आज हम लोग रफली 72 तक देखने वाले हैं, और या फिर 73 तक देखने वाले हैं, और कल से हम लोग 74 स्टार्ट करेंगे। यानी आज हम प्राइमरली पढ़ने वाले हैं अपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। लेकिन एग्जीक्यूटिव ये टर्म क्या होता है, पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, व्हाट इज़ दिस एग्जीक्यूटिव। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले मुझे आपको ये बताना होगा कि एक तरह से हमारे 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? तो अब्राहम लिंकन ने इसकी बहुत ही कायदे की डेफिनेशन दी थी, जो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, हमसे नहीं पूछेगा, बट फिर भी बता देता हूँ कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा सरकार, लोगों के लिए सरकार। ठीक है, तो ये जो डेमोक्रेसी होती है इसके मेन 3 पिलर्स होते हैं। उसमें से एक होता है हमारा लेजिस्लेचर। अब पिलर्स होते हैं मतलब कि एक डिफरेंट, आप ये बोल सकते हैं कंपोनेंट होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आप ये समझ सकते हैं। तो लेजिस्लेचर है एक हमारा, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में विधायिका। ठीक है, इसको हम हिंदी में विधायिका बोलते हैं। फिर एक है हमारी एग्जीक्यूटिव, और उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आई होगी। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। वैसे तो एग्जीक्यूटिव, जिसको हम बोलते हैं कार्यपालिका। ठीक है, और तीसरी होती है हमारी जुडिशरी। जुडिशरी को हम हिंदी में बोलते हैं न्यायपालिका। अब ये किस तरह से इनका काम बटा हुआ है वो समझ लीजिए, बिकॉज इनके काम अलग अलग हैं। विधायिका ने लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना। ठीक है, लॉ मेकर है ये। ठीक है, लॉ मेकर है, यानी कि कानून बनाने का काम है लेजिस्लेचर का। एग्जीक्यूटिव की अगर हम कार्यपालिका की अगर बात करें तो लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम है, यानी कि उस कानून को लागू करने का काम है। और जुडिशरी न्यायपालिका का काम है उस लॉ को रिव्यू करने का काम, यानी कि वो कानून सही बना है कि नहीं बना है, क्या वो गलत तो कानून नहीं बनाया गया है, और अगर गलत है तो उसको असंवैधानिक घोषित करना और सज़ा वगैरह देना, सज़ा का प्रावधान, ये सारा हमने जुडिशरी के ऊपर रख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि लेजिस्लेचर हमारा विधायिका एक कानून बनाता है मोटर व्हीकल एक्ट, जिसके तहत हेलमेट ना पहनने पे 1000 रुपये का जुर्माना है। ठीक है, ये सिर्फ काम लेजिस्लेचर का है। अब इसके आगे का काम एग्जीक्यूटिव करेगा, कार्यपालिका करेगा। किस तरह करेगा? उस लॉ को एग्जीक्यूट करके हमारे
रोड्स में ट्रैफिक पुलिस के जो पर्सनल्स हैं वो खड़े रहते हैं, उस चीज़ को देखेंगे कि क्या आप उस लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, क्या आपने हेलमेट पहना हुआ है कि नहीं, और अगर आपने नहीं पहना हुआ है तो 1000 रुपये की पत्ती आपकी कट जाएगी, और ये पत्ती काटेगा हमारा एग्जीक्यूटिव। लेकिन ये पत्ती काटने के तो 2000 की भी काट सकता है, तो 2000 की ना काटे, इसलिए हमारा बैठा है जुडिशरी, और ताकि उसके विरुद्ध आपको न्याय मिल सके, इसलिए हमारा बैठा है जुडिशरी। आई होप बेसिक आप चीज़ें समझ पाए होंगे। तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर इसके अगले से अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, देखिए कल तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर अगला रहेगा हमारा, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कल ही हम लोग गवर्नर भी रख लें, क्योंकि अभी आज हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, तो राज्यपाल पढ़ना हमारे लिए समझना बहुत आसान रहेगा। बाकी मैं देखता हूँ, कल तो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने ही वाला है। फिर हम लोग का होगा पार्लियामेंट चैप्टर, जहाँ पे हम लेजिस्लेचर यानी किस तरह से कानून बनता है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि इस यूनियन एग्जीक्यूटिव का यानी कि संघ की जो कार्यपालिका होती है उसका अध्यक्ष, ये सारी चीज़ें कौन होती हैं वो अभी देखते हैं, उसका हिस्सा कौन कौन होता है। पहले मैं एक बार आपके कमेंट्स चेक कर लेता हूँ, डबल वेरीफाई कर लेता हूँ कि सारी चीज़ें सही है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने पूरा लेक्चर ले लिया है और वॉइस नहीं आई है। ठीक, कानपुर में तो 20 रुपये मान जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। चलो अब यहाँ पे आते हैं कि ये यूनियन एग्जीक्यूटिव में होता कौन कौन है, पहले ये समझ लेते हैं। हु इज़ द पार्ट ऑफ दिस यूनियन एग्जीक्यूटिव? तो इस कार्यपालिका में आते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस कार्यपालिका में आते हैं एक हमारे, सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट यानी कि देश के राष्ट्रपति, फिर दूसरे आते हैं हमारे उपराष्ट्रपति जिनको कि हम बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, चौथे आते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूँ प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और लास्ट आते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल जिनको हम बोलते हैं हिंदी में महान्यायवादी, महान्यायवादी बोलते हैं। तो ये सारे लोग आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में, संघ की कार्यपालिका में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। अगर मैं बात करूं, जब इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे स्टेट का एग्जीक्यूटिव यानी कि जो आपका राज्य का जो कार्यपालिका होता है उसमें आपका कौन कौन आएगा, उसमें गवर्नर आएगा यानी राज्यपाल। वहाँ पे स्टेट के केस में कोई वाइस गवर्नर जैसी पोस्ट नहीं होती है, तो ऐसा कोई वाइस गवर्नर करके कोई नहीं होगा। सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, प्लस एडवोकेट जनरल हो जाएगा आपका, जो राज्य का होता है सबसे बड़ा एक विधि अधिकारी। ठीक है, तो सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आपने समझ लिया, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली, प्रेसिडेंट, तो आपके लिए गवर्नर एकदम हलवा है समझना। ठीक है, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझ लिया, तो सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मुझे पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर आपने एजी समझ लिया, महान्यायवादी, तो मुझे एडवोकेट जनरल बस मेरे लिए 1 मिनट का काम है। अगर आपने पूरा पार्लियामेंट समझ लिया कि किस तरह से लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, किस तरह से बिल पास होते हैं, तो आपके लिए स्टेट लेजिस्लेचर जो राज्य का विधानमंडल है उसको समझना अब एकदम हलवा हो जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, किस तरह से बिल पास होते हैं, सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगा। तो इस वजह से अगर आपने यहाँ पे यूनियन यानी पार्ट 5 में बहुत ही कायदे के साथ, अटेंशन के साथ सारी चीज़ें समझ ली, तो पार्ट नंबर 6 वाली चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाली हैं। तो ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव 52 से स्टार्ट होता है, 78 तक जाता है, 52 से स्टार्ट होता है, और 52 नंबर जो आर्टिकल बोलता है वो यही बोलता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिएगा कि सर राइटिंग ये वो, नोट्स आपको मिल ही जाते हैं, तो राइटिंग की उतनी चिंता है नहीं आपको यहाँ पे समझना है, क्योंकि अगर आप एक बार समझ गए तो फिर क्या आपके दिमाग में लिख जाना चाहिए, वो चीज़ दिमाग में लिख गया तो फिर आप एग्ज़ाम में आराम से कर लेंगे। और अगर आपके सिर्फ राइटिंग में फोकस रखे तो राइटिंग वहाँ पे आपके पास नोट्स ले जाने की अनुमति नहीं होती है, जो आपके दिमाग में लिखा है वही आप वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस वजह से ध्यान से समझने पे फोकस करिएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें जो समझने योग्य हो यहाँ पे मैं लिख दूँ। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 52 बोलता है। यानी कि अब यहाँ से चालू हो रहा हमारा प्रेसिडेंट, तो पहला आर्टिकल हो गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, खत्म। लेकिन ख़त्म नहीं, इसके आगे और है। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु शैल बी द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कि संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, ये भी आर्टिकल 52 बोलता है, वो राष्ट्रपति होता है। और इसीलिए ध्यान रखना, यहाँ पे ब्रैकेट में जो नोट्स बना रहे हैं साइड में लिखेंगे कुन्ने में कि प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ कंट्री, देश का अध्यक्ष होता है ये। और इसी वजह से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में अगर हम देखें, संवैधानिक दर्जे से देखें, तो ये सबसे टॉप में आता है। वैसे हम क्या बोलते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर टॉप पे, मोदी जी एकदम सारी पावर है। एक्चुअल में पावर तो मोदी जी के पास है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में
जो नंबर 1 पे आता है वो हमारी प्रेसिडेंट जी यानी द्रौपदी मुर्मू जी हैं अगर हम बोलें। तो यानी कि इसी वजह से इनको हम फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। प्रेसिडेंट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया। क्यों बोलते हैं आप समझ गए? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में ये सबसे पहले पायदान पे आते हैं। दूसरे पे अगर हम बात करें तो दूसरे पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति आते हैं, लेकिन पहले पे राष्ट्रपति जाते हैं। तो 52 आप समझ गए कि एक राष्ट्रपति होना चाहिए जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। नाउ कमिंग ऑन टू आर्टिकल नंबर 53, अनुच्छेद 53 क्या बोलता है? ये बोलता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल वेस्ट इन प्रेसिडेंट, शैल वेस्ट इन प्रेसिडेंट, यानी कि एक तरह से जो संघ की कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। शैल वेस्ट इन प्रेसिडेंट। सर किस किस तरह की शक्तियां इस पर निहित होती हैं जो एग्जीक्यूटिव पावर के अगर तहत हम बात करें तो आप इस तरह से ऐसे समझो कि कोई भी काम हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव करती है ना, तो एक्चुअल में जो, अगर मैं सिंपल टर्म्स बोलूँ ना, 2 बंदूक हैं, एक में गोली है एक्चुअल वाली बुलेट, और प्रेसिडेंट के पास बंदूक है उसमें छर्रे भरे हुए प्लास्टिक वाले, बस ऐसे समझ लो, ठीक। तो एक्चुअल जो काम है, एक्चुअल पावर पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। हमारे प्रधानमंत्री हो गए, अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह, ये सब करते हैं। लेकिन कुछ भी काम होगा ना यूनियन का, उसमें राष्ट्रपति के साइन होंगे, यानी कि जो भी काम होगा वो राष्ट्रपति के नाम पे होगा। इसी वजह से बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल वेस्ट इन प्रेसिडेंट। प्लस यही नहीं, अभी और सुनिए, दूसरी चीज़ इसमें यह है, दैट इज़ कि ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। सुप्रीम कमांडर होते हैं ये हमारी ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस। तो हमारी डिफेंस फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं? आती हैं आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। इसमें हमारी CAPF से नहीं आती हैं, ध्यान रखना। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस अलग होती हैं, जिसमें आपकी CISF, CRPF, ITBP, SSB ये सब आती हैं, वो आपकी CAPF के तहत आती हैं और वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। लेकिन इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आती हैं। तो आर्टिकल 53 आप समझ गए। अब आइए आर्टिकल नंबर 54 क्या बोलता है? ये बोलता है प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाई अ इलेक्टोरल कॉलेज। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस आर्टिकल नंबर 54 को, क्योंकि ये है बहुत इंपॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत तगड़ा वाला, जिसमें कि लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। प्रेसिडेंट इज़ क्या इलेक्शन के बारे में दिया हुआ है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पे चिंता ना करिए, मैं आपको जिस तरह कल मैंने आपको DPSP फंडामेंटल ड्यूटी ट्रिक के साथ याद करवा दी थी, जिसका टेस्ट मैं अगेन इस लेक्चर के लास्ट में लेने वाला हूँ कि आपको कितनी चीज़ें याद रहीं कितनी, बिकॉज रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ रिवीजन बल्कि मल्टीपल रिवीजन इज़ द की। अगर आपको SSC के GK को तोड़ना है तो आपको मल्टीपल रिवीजन करना होगा। ये चीज़ आपने देखी होगी जब मैं आपको PYQ सीरीज़ करवाता हूँ वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आप देखेंगे, क्योंकि अभी तो उतनी ज़्यादा चीज़ें हुई नहीं थी, अब धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, तो मैं मल्टीपल रिवीजन आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में दिया हुआ है, तो इसके जो आपके आर्टिकल हैं वो मैं आपको ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा, इंग्लिश में भी हिंदी में, चिंता ना करिए, अभी सिर्फ समझने पे फोकस करिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट दिया है इसमें, तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई अ इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज, ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? ये होता है कि कौन कौन इसके इलेक्शन में हिस्सा लेता है, बस ख़त्म। अब कौन लेता है वो इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे लिखूँगा और समझ जाना सारी चीज़ें। है तो सिंपल सा, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट हो जाएगा आपके मन में। इलेक्टेड ब्रैकेट में लिखा MPs और प्लस MLAs, ख़त्म। ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया। वैसे अगर आप एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे तो बहुत लंबा चौड़ा सा दिया हुआ, लेकिन ये मैंने सिंपल आपको इतना याद करने के लिए बोल दिया ताकि अगर आप ये अपने दिमाग में इम्प्रिंट कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ आपको इतना कह के दे के छोड़ दूँ तो अभी आप गलत कर देंगे, जब तक मैं आपको इसको समझाऊंगा नहीं। समझो, MP का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक जी। आपके स्टेट में जो होते हैं विधायक होते हैं, जैसे योगी जी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, ये विधायक हैं। MP की अगर बात करें, अमित शाह हो गए, मोदी जी हो गए, ये सांसद हैं। इतना तो पता चल गया आपको कि MP कौन होता है? जो लोकसभा का मेंबर होता है, राज्यसभा का मेंबर होता है, उसको MP बोलते हैं। और जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होता है, सॉरी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है उसको MLA बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल को MLC बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को काट दिया सॉरी बोल के, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। इसके पीछे का लॉजिक समझ लो, कैसे इसको याद रखोगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के लोग इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि सारे राज्यों में, भारत के सारे राज्य जो 28 के 28 राज्य हैं, उनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, मात्र 6 में है।
तो इसलिए ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे रिप्रेजेंटेशन में और पैरिटी रहे बिटवीन दी स्टेट, इसलिए हमने एमएलसी को रखा ही नहीं है प्रेसिडेंट के चुनाव में। पहली बात क्लियर हो गया। तो एमएलसी लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा। अब यहाँ पे एमपी लोकसभा में हो सकते हैं, राज्यसभा में, और एमपी दो तरह के हो सकते हैं, या तो इलेक्टेड हो सकते हैं, तो निर्वाचित हो सकते हैं, या तो नॉमिनेटेड हो सकते हैं, यानी कि नामित हो सकते हैं। अब मुझे बताइए लोकसभा में कितने नामित सदस्य होते हैं? आंसर है 0, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन पहले प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, जो कि अब वो प्रथा को ख़त्म किया जा चुका है कि अब लोकसभा में एक भी मेंबर कोई भी नॉमिनेटेड नहीं रहता है। राज्यसभा में अगर हम बात करें तो कितने मेंबर नॉमिनेटेड रहते हैं? 12 मेंबर नॉमिनेटेड रहते हैं। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, ये हम आगे जो पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। कुछ फील्ड हैं जैसे कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, ठीक है, तो उनमें नॉमिनेट करता है, वो हम पार्लियामेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमारे कुछ इलेक्टेड मेंबर होते हैं जो चुन के आते हैं, और कुछ नॉमिनेट होते हैं। तो नॉमिनेटेड हमारे कहाँ पे? राज्यसभा में। ऐसे ही एमएलए के केस में अगर हम बात करें तो पहले इसमें भी हमारा एक एंग्लो इंडियन को गवर्नर नॉमिनेट करता था लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिस प्रथा को अभी ख़त्म किया जा चुका है। यानी कि हमारे 2 तरह के मेंबर होते हैं, चाहे हम बात करें सांसद में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। एमएलए में के केस में नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली केस में अब ख़त्म हो चुका है, सिर्फ राज्यसभा में ही नॉमिनेटेड मेंबर बचे हैं। तो यानी कि मैं आपको इतना सब लंबा चौड़ा ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर हिस्सा नहीं लेते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स डू नॉट टेक पार्ट इन दी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर है ये सारी चीज़ सभी को? लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हिस्सा नहीं लेंगे और नॉमिनेटेड वाले हिस्सा नहीं लेंगे। इलेक्टेड एमपीज प्लस एमएलएस, ये बात करता है 54। 55 पे आते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसमें इतना जोर दिया। अब यहाँ पे 55 मैं अलग से लिखता हूँ, इसमें दिया हुआ आपका मैनर ऑफ इलेक्शन। मैनर ऑफ इलेक्शन यानी कि चुनाव का तरीका दिया हुआ है, राष्ट्रपति किस तरीके से चुना जाएगा ये यहाँ पे दिया है। अब किस किस तरीके हैं वो यहाँ पे समझिए। सबसे पहला जो तरीका है वो तो है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। 2 तरह के हमारे इलेक्शन होते हैं पॉलिटी में, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होता है जहाँ पे लोग डायरेक्टली वोट करते हैं, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली बाई द पीपल। जैसे फॉर एग्जांपल अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, हम लोग जाके डायरेक्टली पोलिंग बूथ पे जाके वोट डालेंगे, तो लोकसभा में डायरेक्ट वोटिंग हो रही है। लेकिन राज्यसभा हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इन सभी के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी इसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, जहाँ पे हमारे चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे द्वारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो चुन के भेजते हैं, उसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव। क्या हम डायरेक्टली प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देते हैं? अभी द्रौपदी मुर्मू जी का हुआ था कि हमने डायरेक्टली वोट जाके वोट दिया था? नहीं, जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे हमारे, उन्होंने वोट दिया था, जिसमें कि हमारे आते हैं एमपीज़ और एमएलएस, कैसे? इलेक्टेड वाले। दूसरा है कि इनको चुना जाएगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल संक्रमणीय मत। इसको मैं समझाऊंगा लेकिन लास्ट में समझाऊंगा, बिकॉज अभी मैं चाहता हूँ कि फ्लो एकदम टूटे, क्योंकि यहाँ पे पूरा कभी आपसे नहीं पूछेगा भाई हमें समझाओ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस एसटीवी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता क्या है। समझेंगे हम लोग लेकिन वो आपसे पूछेगा नहीं, इसलिए अभी इसको यहीं पे होल्ड करके रखिए कि ये एक मैनर ऑफ इलेक्शन होता है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे याद रखना है बाई सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है? सीक्रेट बैलेट का मतलब होता है कि किसी को दिखाना नहीं होता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं। तो सर बाकी किसी भी चुनाव में तो दिखाना नहीं होता है, दिखाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करूं राज्यसभा के जब इलेक्शन होते हैं ना, तो ठीक है किसी को नहीं दिखाना होता है, लेकिन अभी हम जब पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो एक इंसान होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अधीर रंजन चौधरी हैं, ठीक है, किस पार्टी से हैं? कांग्रेस से हैं। तो जब वोट डालने जाएंगे ना, जब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, देखेंगे वो राष्ट्रपति में कौन कौन वोट डालता है, तो सीक्रेट तरह से देंगे, लेकिन एक बंदा कांग्रेस का होगा उसको दिखाना पड़ेगा, वो कांग्रेस का बंदा, उसको बोलते हैं विप। चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, हर पार्टी का एक होता है विप, उसको दिखाना होता है। तो पूरी तरह से सीक्रेट नहीं होता, इसमें पूरी तरह से सीक्रेट होता है। और अगर यहाँ पे से किसी को पता है कि डिफेक्शन क्या होता है, तो ये बात नोट कर लो कि इसके केस में, प्रेसिडेंट के केस इलेक्शन में डिफेक्शन वाला प्रोविजन लागू नहीं होता है। और अगर नहीं पता है तो मैं डिफेक्शन क्या होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भूल जाओ एकदम, क्योंकि पार्लियामेंट चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं आपको,
ठीक है। और अगर पता है तो समझ लो अभी के लिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो नहीं चलता है डिफेक्शन। डिफेक्शन के तहत कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कांग्रेस ने बोला था कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव को वोट देना, लेकिन कांग्रेस वाले ने दे दिया, मान लेते हैं द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दे दिया, ठीक है, तो उसके खिलाफ डिफेक्शन नहीं लागू हो सकता है, लेकिन राज्यसभा जैसे कि उसमें इलेक्शन में होता है। क्लियर हो गया। तो चुनाव का तरीका इसमें दिया हुआ है। अब कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 50 लोग यानी 50 लोग होते हैं आपके प्रपोजर्स, ठीक है, प्रपोजर्स, और 50 होते हैं सेकेंडरर्स। क्यों ये क्या होता है सेकेंडरर्स? ये होते हैं भाई, ऐसे समझ लो कि 50 लोग लोकसभा के, 50 लोग राज्यसभा के बोलेंगे कि हाँ हम चाहते हैं ये बंदा राष्ट्रपति बने। तो ये एक तरह की योग्यता होती है किसी के लिए राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए। क्योंकि अभी हम देखेंगे योग्यताओं में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए भी देखेंगे। तो ये तो बहुत आसान है, कोई भी जाके 35 साल से ऊपर बोल सकता है कि हमें प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है, तो बिल्कुल बोल सकता है। लेकिन बेटा 50 सांसद लेके आओ, मतलब लोकसभा से सांसद लेके आओ, 50 राज्यसभा से लेके आओ। अगर वो बोल देंगे कि हाँ भाई हम चाहते हैं कि मुन्नू जी हमारे अगले राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ने की बात हो रही है, ठीक है, तो चुनाव लड़ सकते हैं, तो हाँ आप भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जमानत जब्त हो जाएगी अगर कायदे के कोटा नहीं सिक्योर किया। कोटा क्या होता है? कोटा यानी मिनिमम वोट जो आपको रिक्वायर्ड है उतना जीतने के लिए। ये तो खैर कोटा हो गया जो जीतने के लिए, लेकिन अगर आपने मिनिमम वोट नहीं एक्वायर किए तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। और जमानत कितनी रुपए होती है? चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, दोनों के लिए 15,000 रुपये की जमानत वो होती है, ठीक है। अगर आपने मिनिमम वोट सिक्योर नहीं किए तो जमानत भी जब्त। तो यहाँ पे कोटा होता है इतना वोट अगर कोई लाएगा तभी उसकी जीत होगी। टोटल वोट्स अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं +1 ये होता है कोटा। और ताकि सारे स्टेट में, क्योंकि अब हमें पता है, नहीं पता है हमें अभी नहीं पता है कि लोकसभा और राज्यसभा में, पता चलेगा जब मैं प्रेसिडेंट अब आपको पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लोकसभा में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो यूपी से लोग आते हैं, राज्यसभा में सबसे ज़्यादा यूपी से, है ना। और सिक्किम जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ राज्यसभा में 31 लोग यूपी से, सिक्किम से मात्र 1 लोग। तो ताकि इस तरह की क्योंकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट्स का राज्यसभा में और लोकसभा में, इसलिए पैरिटी मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ वोट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएज, यानी कि एक एमएलए की वैल्यू ऑफ वोट कितना होता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। इसमें बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना, थोड़ा सा समझ लो, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन कभी मैंने देखा नहीं है लेकिन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। क्योंकि अभी इसने सिविल सर्विसेज का जो पेपर हुआ था अभी 2023 वाला, उसमें पूछा था इस पे क्वेश्चन। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज पूछा तो इसलिए एसएससी में पूछ लेगा, लेकिन बाई चांस अगर आ गया तो एटलीस्ट कुछ तो आपको याद तो रहेगा कि आपको एलिमिनेट कैसे करना है। तो बहुत ज़्यादा जोर मत डालो अपने दिमाग पर, लेकिन समझ लो इसको, मैं समझा देता हूँ। टोटल पॉपुलेशन ले लो स्टेट की, ठीक है, उस स्टेट की पॉपुलेशन टोटल ले लो, नंबर ऑफ एमएलए, नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज, इलेक्टेड एमएलए जितने हैं, ठीक है। मान लेते हैं भाई हमारा यूपी है, ठीक है, यूपी है, मान लेते हैं उसकी पॉपुलेशन कुछ ऐसे ले लो आप 22 करोड़, ठीक है, 22 करोड़ लिखोगे ऊपर, और नीचे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए। फॉर एग्जांपल मान लो कि 340 इलेक्टेड, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता कितने यूपी से हैं एमएलए, ऐसे कुछ हैं आई थिंक 340, तो 340 नीचे रख लो, ठीक है, डिवाइड कर दो प्लस बोल रहा हूँ इनटू 1/1000, ये निकल के आएगी वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए ऑफ यूपी के एमएलए की, ऐसे ही सिक्किम के एमएलए की, ऐसे केरल के एमएलए की, ऐसे निकल आएगी। ये चीज़ की जाती है यूनिफॉर्मिटी और पैरिटी बिटवीन दी स्टेट को मेंटेन करने के लिए। अब बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी, और किसी को अब यहाँ तक डाउट होगा तो पूछ लेगा, क्योंकि थोड़ा सा डिले होकर कमेंट आता है इसलिए मैं भी बता रहा हूँ। तो अभी आप टाइप करना स्टार्ट कर दो, फिर मैं देख लूँगा आप किसी कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वैल्यू ऑफ वोट कितनी होती है, तो इसको कैलकुलेट करने की टोटल वैल्यू आप निकाल लो। अब एमपी के केस में खुद ही सोचो, किसकी स्टेट की पॉपुलेशन थोड़ी ना रखोगे, हैं, इसके केस में क्या रखोगे, टोटल वैल्यू ऑफ वोट, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज प्लस बोल रहा हूँ अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज़, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी। तो आपने बस इतना ध्यान रखना है कि ऊपर यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे एमएलए है। अब एमएलए के केस में ऊपर एमएलए तो रख नहीं दोगे, उस केस में स्टेट है, और एमपी के केस में एमएलए है, और नीचे हैं भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए के केस में, और नीचे एमपी के केस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज़। खत्म। अब मैं एक बार देख लेता हूँ किसी कोई डाउट तो नहीं है।
चलिए, नो सर क्लियर है। हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखना, ये मत सोचना कि यहाँ पे मैंने 1/1000 मतलब लिखा है और यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। यहाँ पे होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1/1000 नहीं करते हम। ओके, 405 ml। ओके, लाइक करो सर। सर, डिफरेंस बिटवीन MLA एंड MP, ये अभी तक मैं क्या कर रहा था यहाँ पे? ये अभी तक मैं कर क्या रहा था यहाँ पे? जमानत क्या है सर? जमानत मतलब है कि आपको इतने रुपए जमा करने हैं। मतलब इसलिए, जैसे कि जब कोई भी चुनाव होता है, किसी भी चीज़ का चुनाव, चाहे पंचायत का हो गया, चाहे लोकसभा का, तो हर किसी से एक जमानत, इतना पैसा जमा करो, ठीक है। ये इसलिए किया था ताकि जो नॉन सीरियस एकदम है उनको दूर किया जा सके, हटाया जा सके। फॉर एग्जांपल, मेरा मन है कि मुझे चुनाव लड़ना है पंचायत का, मैं पहुंच गया भाई इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास, हमको भी एक सिंबल दे दो, तो ये भी दे दो। स्टेट के रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं ना। अब पता चला तुम नॉन सीरियस, तुमको कोई मतलब ही नहीं, देख लेते हैं चुनाव लड़के। अब तुमसे हम बोल देंगे बेटा 10,000 रुपये जमा करो, अगर नहीं इतने वोट किए तुमने सिक्योर, तो तुम्हारे पैसे कम रख लेंगे। तो कम से कम 2 बार सोचोगे तो खड़े होने से पहले। प्रपोजर सूगा यूंगी, मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे समझ लो 50 लोग लोकसभा से, 50 राज्यसभा से कि 50 लोगों ने बोला कि भाई हाँ ये होना चाहिए, और 50 प्लस 50 लोगों ने और इन 50 लोगों को सपोर्ट किया कि हाँ ये हम चाहते हैं कि ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े। डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट एंड अटॉर्नी जनरल। एडवोकेट यार, एडवोकेट एक जनरल टर्म है। अटॉर्नी जनरल है कि वो सरकार का वकील, केंद्र सरकार का वकील है। वो अभी अटॉर्नी जनरल नहीं पढ़ रहे हैं, प्लीज़ टॉपिक से स्टिक रहें आप। उमेश, किस चीज़ का आपको एग्जाम्पल चाहिए? MLC क्या होता है? MLC 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद है, वहाँ के सदस्यों को MLC बोलते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में पढ़ेंगे। कल का वीडियो प्राइवेट क्यों है भाई? प्राइवेट का आपको पता होना चाहिए। ये बैच की क्लासेस हैं जो आपकी लाइव स्ट्रीम हो रही है यूट्यूब पे, फिर ये बैच में चली जाती हैं परमार अकेडमी यहाँ पे। आई होप यहाँ तक क्लियर है, अब किसी को डाउट नहीं है। सब आप फर्जी का इधर उधर का पूछ रहे हैं, टॉपिक पे स्टिक नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ तक हो गए? 55 तक हो गए। आप इस पर मत स्टिक होइए कि यार हमें याद कैसे रहेगा। याद अभी मेरा काम है ना आपको करवाना, मैं आपको करवाऊँगा यहाँ पे क्लास के एंड तक, ठीक है। 56 है टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, कार्यकाल दिया है, कितना होता है? 5 ईयर, सिंपल, ठीक है। आई होप ये सबको पता होगा, नहीं पता है तो अभी पता चल गया ना, 5 साल का होता है। और अगर किसी केस में अगर इसको रिज़ाइन देना है, ठीक है, रेजिग्नेशन अगर देना है प्रेसिडेंट साहब को, तो रेजिग्नेशन दे सकते हैं टू वाइस प्रेसिडेंट। हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जो राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति को रेजिग्नेशन देता है, और उपराष्ट्रपति हम आगे अभी देखेंगे कि राष्ट्रपति को देता है। नहीं, दोनों आपस में मैनेज कर लेते हैं, किसी तीसरे को बीच में इंटरफेयर करने का मौका नहीं देते हैं। 56 क्लियर हो गया। अब कब आते हैं 57 पे? 57 बात करता है इनके री इलेक्शन की। री इलेक्शन मतलब पुनर्निर्वाचित होने की। तो इनको पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता हुई है, यानी कि री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कितने नंबर ऑफ टाइम भी ये आपके री इलेक्ट हो सकते हैं। कोई अगर राष्ट्रपति बन गया द्रौपदी मुर्मू, फिर से बन सकती हैं, फिर से बन सकती हैं, फिर से बन सकती है, कोई लिमिट नहीं है। अनलाइक यूएसए में क्या होता है, कोई भी मैक्सिमम 2 बार तक प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे जो बाइडेन अभी है, मैक्सिमम 1 बार, और डोनाल्ड ट्रंप 1 बार बन चुके, मैक्सिमम 1 बार और बन सकते हैं, और बराक ओबामा 2 बार बन चुके, तो कभी वो जीवन में अपने प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। और एक चीज़ क्योंकि सिटीजनशिप भी पढ़ चुके हैं, अब मैं तुम्हें ये चीज़ बताता हूँ। वहाँ पे मुझे याद तो आई थी सिटीजनशिप में, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं बताई थी। अब यहाँ पे समझो, यूएसए में क्या होता है, कोई भी नो नेचुरलाइज्ड सिटीजन कैन बिकम प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। बट इन इंडिया इट इज़ पॉसिबल। क्या पॉसिबल है कि कोई भी नेचुरलाइज सिटीजन इंडिया में प्रेसिडेंट बन सकता है। हु इज़ अ नेचुरलाइज सिटीजन? आई होप आपको एक पता है कि कौन नेचुरलाइज सिटीजन होता है। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ सिटीजनशिप वाले चैप्टर में कि हु इज़ अ नेचुरलाइज सिटीजन। नेचुरलाइज सिटीजन वो होता है जो एक तरह से इंडियन ओरिजिन का नहीं है। एक तो मैंने बताया था कि एक इंडियन ओरिजिन का है, वो बाई रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप ले सकता है 7 साल, याद है 7 साल भारत में रहना होगा। और बाई नेचुरलाइजेशन कोई ले सकता है अगर वो कितने साल रहे, जरा कमेंट बताओ। मैंने आपको बताया था 12 साल बताया था, और उसमें से 1 साल तो प्रीसीडिंग ईयर में पूरा रहा हो, और पिछले 14 में से 11 साल, यानी घुमा फिरा के 12 साल वो रहा हो, उसको बोलते हैं नेचुरलाइज सिटीजन। तो भी इंडिया में प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन यूएसए में नहीं, ठीक। तो री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम हो सकता है। और मैक्सिमम सर्विंग अगर हम बात करें, मैक्सिमम सर्विंग हमारे जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो पहले ही रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार बने हैं, लगातार 2 बार, राजेंद्र प्रसाद जी। इसी तरह हमारे जो पहले देश के
उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भी लगातार 2 बार तक वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। तो ये थोड़ा सा ईजी है याद करना। फिर अगर हम बोलो तो 58 पे आते हैं। तो 58 पे अब यहाँ इनकी आती है क्वालिफिकेशन, यानी कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यताएं भी इनकी जल्दी से देख लेते हैं। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो सबसे पहले किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आपको जाना है तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए आप, यानी कि भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा ये है कि आपकी जो एज है वो होनी चाहिए मिनिमम 35 ईयर्स, यानी कि न्यूनतम 35 साल तो आपकी उम्र होनी ही चाहिए। तीसरा है आपकी, और क्योंकि अभी हम लोग चलिए वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं पढ़ा है, गवर्नर भी नहीं पढ़ा है, लेकिन बता देते हैं आपको, इतना तो पता है कि वहाँ पे भी 35 साल ही है। ठीक है, खैर इसके लिए 35 साल हो गई। और अब यहाँ पे जो तीसरी लिख रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन घुमा के पूछता है। ये सबको पता होता है, ये भी ऑलमोस्ट सबको पता होता है, ये इस पे सब ज़्यादातर लोग घूम जाते हैं। एंड दैट इज़ ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी appointed as a member of lower house of the session, that is लोकसभा, यानी लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। सर समझे नहीं इसका मतलब क्या है? ऐसे समझ लो कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनवा रहे थे वो थोड़ा आलस कर गए यहाँ पे आते आते। उन्होंने सोचा क्यों हम ये चीज़ लिखें कि उसको ये नहीं होना, उसको ये होना है, एक लाइन ऐड कर देते हैं कि ही शुड बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। तो अपने आप ये लोग खुद जाके देखेंगे कि लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए क्या क्या योग्यताएँ चाहिए। तो क्यों फालतू में उनको यहाँ पर लिखें, क्यों फालतू में पन्ना वेस्ट करें, सीधे एक लाइन ऐड करो, बात ख़त्म करो। ठीक है, अब लोकसभा में सदस्य चुने जाने योग्यता एज के टर्म्स में अगर बात करूं तो 25 साल होती है, पढ़ेंगे कल ही। ठीक है, 25 साल होती है, लेकिन यहाँ 35 साल है बस। ठीक है, तो 25 नहीं, आपको 35 की ज़रूरत है, बस ये चीज़ है, ध्यान रखिएगा। यानी ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा का सदस्य चुनाव। अब क्योंकि वहाँ 25 था, लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट के लिए 35 चाहिए था, इसलिए यहाँ 35 लिख दिया था। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता 35 साल होती तो ये भी ना लिखते, बस ये लाइन ऐड कर देते, खत्म बात, क्लियर है। और जब वाइस प्रेसिडेंट का देखेंगे तो लोकसभा की जगह राज्यसभा हो जाएगा, खत्म। ठीक है, यहीं पे लिखा हुआ है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ही शुड, यहाँ पे आगे लिख देता हूँ इसी आर्टिकल में कि ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद धारण ना किए हुए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और एक चीज़, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ना, नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन की लाभ का पद क्या होता है। लेकिन लाभ के पद में आपके ये नहीं आएंगे, ऐसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक तो प्रेसिडेंट का पद खुद एक लाभ का पद नहीं होता है, वाइस प्रेसिडेंट भी लाभ का पद नहीं होता है, मिनिस्टर है अगर कोई वो भी लाभ का पद नहीं होता है, और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट मिनिस्टर हो गया, और हाँ ये मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, ये सारे जो हमारे लाभ के पद नहीं होते हैं, ऐसा हमारा बोला है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। ठीक, ये 58 आर्टिकल 58 का दूसरा प्रोविज़न बोलता है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 59 पे आते हैं, 59 में ये बात करता है कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि बोल सकते हैं हिंदी में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दी हुई हैं इसमें। ठीक है, कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, शर्तें क्या क्या हैं? पहली शर्त तो ये है, पहली तो शर्त ये है, प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि पार्लियामेंट का किसी भी हाउस का, किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का। पार्लियामेंट में कितने सदन हैं? लोकसभा, राज्यसभा, नहीं तो ना तो लोकसभा का मेंबर हो ना तो राज्यसभा का, ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली का और ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का। फॉर एग्जांपल अगर है तो अगर है ना, तो जब भी प्रेसिडेंट के कुर्सी में वो बैठने जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन ए है, वो अभी एमएलए है या फिर एमपी है, ठीक है, और उसका प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हो जाता है। अब वो चुनाव लड़ सकता है बिकॉज ये सारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। अब उसका हो जाता है चुनाव। अब अगर चुनाव हो जाता है ना, तो उसको एक काम करना पड़ेगा कि उसको जो भी जिस भी हाउस की मेंबरशिप है, एमएलए है, एमपी है, उसको वो त्यागनी होगी। ही शुड डीम टू हैव वेकेटेड हिज सीट बिफोर बीइंग अपॉइंटेड टू एज अ, या फिर बिफोर बीइंग इलेक्टेड एज अ फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाने से पहले उसको वो सीट वेकेट करनी होगी। मैंने घुमा फिरा के आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आते हैं इसका प्रोविज़न नंबर 2 क्या है।
प्रोविजन नंबर इसमें एक चीज़ वो है कि जो एमोल्यूमेंट है इसके, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं जो भत्ते हैं, जो सैलरी है, एमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेज जो हैं, शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ, ठीक है, शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म, डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं द्रौपदी मुर्मू जब आई तो उनकी प्रेसिडेंट की सैलरी, प्रेसिडेंट के लिए सैलरी हुआ करती थी, तब उनकी पहले मंथ में सैलरी बनी मान लेते हैं 1.5 लाख, ठीक है। फिर मान लेते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो मोदी जी को पसंद नहीं है, तो उन्होंने सैलरी करके घटा कर दी 1 लाख, तो वो काम नहीं हो सकता है। अब इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरह से इंश्योर किया है वो हम देखेंगे पार्लियामेंट चैप्टर में जब बजट पढ़ेंगे। बजट के 2 कंपोनेंट होते हैं, उसमें होता है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, भारत की संचित निधि, जो जहाँ टैक्स वैक्स का पैसा आता है जिससे सब लोगों की सैलरी एक तरह से जाती है, उसमें होता है एक चार्ज एक्सपेंडिचर, उसको वोट किया ही नहीं जा सकता, यानी कि उन लोगों की सैलरी कम की ही नहीं जा सकती। तो 59 में एक तरह से कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट दी हुई है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 60 में, बहुत आसान है, इसमें दिया हुआ है ओथ यानी कि शपथ। ओथ दिलाता कौन है? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर ये नहीं होगा तो कोई अदर सीनियर मोस्ट जो जज है वो दिलाएगा। और ओथ किसको दिलाएगा? प्रेसिडेंट को। अब ऐसा नहीं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं होता क्या है, वैकेशन ऑफ, अगर हम ऑफिस की बात करें तो राष्ट्रपति की जो सीट है वो किस तरह से खाली हो सकती है, एक तो उसका टेन्योर पूरा हो गया 5 साल का, या फिर मान लेते हैं डेथ हो गई, कुछ उस तरह से हो गया। तो जब डेथ वगैरह हो जाती है, अभी देखेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट आएगा, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो CJI आएगा। तो जो भी इस पद पे आएगा उसको शपथ लेनी होगी पहले, और वो शपथ CJI साहब भी दिलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, CJI खुद प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, तो अब कौन ओथ दिलाएगा? तो सीनियर मोस्ट जज दिलाएगा, लेकिन ओथ लेके ही अंदर जाएंगे, ये बिना ओथ लिए अंदर नहीं जाएंगे, ठीक। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 61 पे, ये बात करता है अब इनके जाने की। तो अब प्रेसिडेंट की अब जाने की बारी आ गई है। इसमें ये लिखा है फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के उल्लंघन के लिए, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के उल्लंघन के लिए इनको हटाया जा सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। अब यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि इम्पीचमेंट किस तरह से होता है, कौन सी मेजोरिटी होती है, कौन लोग इसके इम्पीचमेंट में हिस्सा लेते हैं। बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे, अभी समझिए इसको आराम से। पहली बात, इसके इम्पीचमेंट में कौन कौन हिस्सा लेता है? ऑल MPs, ख़त्म। 2 वर्ड का खेल है, बस 2 वर्ड का। अब जब मैंने ऑल बोल दिया तो इसमें इलेक्टेड भी आ गए, नॉमिनेटेड भी आ गए। अब खुद ही सोचिए, अगर सिर्फ इलेक्टेड होते तो मैं यहाँ पागल था जो मैंने यहाँ पे इलेक्टेड लिखा था। हाँ, यहाँ पे मैंने किस लिए यहाँ पे ऑल क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि नॉमिनेटेड वाले हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है, सिर्फ इलेक्टेड लेते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑल क्यों लिखा? क्योंकि इलेक्टेड नॉमिनेटेड। अब ये थोड़ी नहीं लिखूंगा ऑल द इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा प्लस ऑल द इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। अरे सीधे ऑल MPs लिखो ना। MP का मतलब हो गया लोकसभा के भी मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, ऑल का मतलब इलेक्टेड भी नॉमिनेटेड भी, खत्म। क्यों इतना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हो आप? क्लियर हो गया, ऑल MPs। और अब इसका यूज़ आगे पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट में, अभी हम देखेंगे। यही लोग मिलकर उपराष्ट्रपति को चुनते भी हैं, तो कितना आसान हो गया आपके लिए। इलेक्टेड MP, इलेक्टेड वाले भी और नॉमिनेटेड वाले, बस अंतर क्या है? अंतर इलेक्शन और इसमें बताओ मुझे क्या अंतर है, कमेंट में बताओ जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ कि आपने क्या क्या अंतर पहचाने। इसके इलेक्शन का जो इलेक्टोरल कॉलेज देखा था ना, कौन से आर्टिकल में देखा था? आर्टिकल नंबर 54 में कौन कौन हिस्सा लेता है और कौन कौन रिमूवल में हिस्सा लेता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब बताओ दोनों में अंतर क्या है। इम्पीचमेंट में आते हैं, तब तक कैसे इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का। पहले तो रेजोल्यूशन आता है, रेजोल्यूशन आता है, उसके लिए 14 दिन का प्रायर नोटिस देना होता है, 14 डेज का प्रायर नोटिस आपको देना होगा। जिस भी हाउस में रेजोल्यूशन आ रहा है, दैट मीन कि जो रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल है इधर लोकसभा में आ सकता है और राज्यसभा में, किसी भी हाउस में आ सकता है। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली कल को चाहे विधान सभा कि हमें राष्ट्रपति को हटाना है, तो उसकी इतनी शक्ति नहीं कि वो हटा सके। यहाँ तक कि उनको तो यहाँ रखा भी नहीं गया रिमूवल में, उनसे तो कुछ पूछा भी नहीं गया, तो उनकी ये औकात नहीं कि वो राष्ट्रपति को हटा सकें। ये औकात है सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा की। किसी भी हाउस में, किसी भी सदन में उसके रिमूवल का रेजोल्यूशन आ सकता है। लाने से पहले 14 दिन का प्रायर नोटिस देना होगा। साइंड बाई नॉट लेस देन, साइंड बाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइंड बाई नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दी हाउस। जितने भी सदस्य, सदन के सदस्य हैं, उनमें से 1/4 लोग बोलेंगे, तब वो रेजोल्यूशन आ सकता है, ओरिजिन हो सकता है, सिर्फ आ सकता है। और अगर आ गया,
अगर 1/4 लोगों ने साइन कर दिया तो अब इसके आगे की कार्रवाई होगी शुरू। किस तरह से? तो अब होगी यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी से, अगर उस हाउस ने, जिस हाउस ने रेजोल्यूशन इनिशिएट किया है ना, अगर उसने स्पेशल मेजॉरिटी से अगर इसको पास कर दिया तो एक हाउस से, एक सदन से ये पास हो गया। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है? विशेष बहुमत क्या होता है? सच रेजोल्यूशन आप बोल सकते हैं जो कि 2/3, यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट में, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। यानी कि टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस का मतलब क्या हो गया? जैसे कि अगर मैं बात करूं लोकसभा के केस में, तो लोकसभा में कितनी मेंबरशिप है? 550, ठीक है, और राज्यसभा में 250। ये तो हो गया भाई टोटल मेंबरशिप। अभी एक तरह की और मेजॉरिटी होती है, वो हम वाइस प्रेसिडेंट के केस में देखेंगे, लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी आप समझ गए क्या होती है। तो इससे एक सदन ने पास कर दिया, ठीक है, और यहीं पे मैं क्या, मैं शॉर्ट में लिख दूँ, ये फिर दूसरे सदन में जाता है। चलो आगे लिख देते हैं, जगह की कोई कमी नहीं हमारे पास, भर भर के है। तो ये दूसरे हाउस में भी, सेकंड हाउस में भी, अदर हाउस में भी अगर ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया तो बस राष्ट्रपति जी स्टैंड्स रिमूव्ड। पहले हाउस ने पास कर दिया, जब दूसरे हाउस में जाएगा ना तो राष्ट्रपति के पास ये पूरे एक तरह से पावर तो नहीं बोलेंगे, एक पूरी तरह से उनको ये दिया गया है, अनुमति दी गई है कि वो अपनी बात सामने रख सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, खुद को एक तरह से एक्सप्रेस करते हैं और कर सकते हैं, और उसके लिए उनको एक लीगल एडवाइज़र भी मिले एक तरह से बोल सकते हैं, या फिर अटॉर्नी जनरल खुद उनकी बात को रख सकते हैं सामने कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा कि स्पेशल मेजॉरिटी से हटा, अगर दूसरे हाउस ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट गेट्स इम्पीच्ड, हो गया काम, खेल खत्म राष्ट्रपति का। आज तक कभी ऐसा खेल खत्म हुआ नहीं है राष्ट्रपति का, बिकॉज वो हमारी सर्वोच्च पोजीशन है। ऐसा खेल खत्म करना मतलब खुद की एक तरह से बदनामी होना एक तरह से है, ठीक है, ये कभी हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो ये प्रोसेस एक तरह का, इसको हम बोलते हैं क्वाज़ाई जुडिशियल प्रोसेस। क्वाज़ाई जुडिशियल मैंने आपको आई थिंक आप लोगों को बताया था या फिर PY की सीरीज़ में। देखिए जुडिशियल का मतलब क्या होता है? जुडिशरी का काम क्या होता है? न्याय देना, ठीक है, लोगों को पनिश करके न्याय देना, उनके ऑफिस से हटाना अगर योग्य नहीं है तो, है ना। कौन सी रिट है जो किसी को ऑफिस से हटाने के काम आती है अगर वो उसके लिए पूरी तरह से योग्य नहीं है? तो बताइए ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जुडिशरी वाला काम हो रहा है ना पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन जुडिशरी नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्वाज़ाई जुडिशियल, आधा अधूरा जुडिशियल प्रोसेस इसको बोलते हैं, इस इम्पीचमेंट प्रोसेस को। क्लियर हो गया यहाँ पे? पहले ये बताइए कि आपको क्लियर हुआ। और यहाँ पे जो मैंने डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस क्या ज़रा समझ लो, ठीक है। डिफरेंस ये है कि MLAs पार्टिसिपेट, ठीक है, पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंट का इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, बट नॉट इन इम्पीचमेंट, महाभियोग में हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक। दूसरा डिफरेंस है नॉमिनेटेड मेंबर्स या फिर नॉमिनेटेड MPs डू नॉट टेक पार्ट इन इलेक्शन बट पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट। जैसे कि हम बोल सकते हैं PT उषा जी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी, लेकिन PT उषा जब हटाने की बात आएंगी तो उछल के आ जाएंगे एकदम दौड़ते हुए अपनी स्पीड में इनको हटाने के लिए, बट पार्टिसिपेट इन रिमूवल या फिर इम्पीचमेंट। ये दो डिफरेंसेस हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ किसी का डाउट तो नहीं है। एक आखिरी आर्टिकल फिर बताता हूँ आपको, आर्टिकल नंबर 62, उसके बाद ख़त्म, और उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और ट्रिक टू लर्न प्रेसिडेंट। क्वेश्चन कर लेंगे और वाइस प्रेसिडेंट उसके बाद स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सही शिवांगी। गुरुजी सेशन का लिंक डिफेंस वाले भी ग्रुप में डाल दिया करो। बिल्कुल आनंद, अब आप तो इतने, आपको ज़रूरत नहीं ना, इसलिए हमने नहीं डाला, क्योंकि आप लोगों को तो ऑलरेडी पे पढ़ाया है। विदाउट वायलेंस भी आ सकता है क्या? विदाउट वायलेंस भी आ सकता है मतलब ये कैसा? विदाउट वायलेंस का मतलब क्या हुआ? सर MLC भी कोड कर दीजिए। MLC को कोड करना क्यों ज़रूरत है? MLC ना तो इलेक्शन में है ना तो रिमूवल में है, तो ये कोई डिफरेंस थोड़ी ना हुआ। MLC ना तो इलेक्शन में ना तो उसमें। बिल्कुल पूजा। सर पुड्डुचेरी का क्या सीन है? पुड्डुचेरी का मैं बता देता हूँ।
होता क्या है पुडुचेरी का भी मैं आपको सीन बता देता हूँ। देखो दिल्ली और पुडुचेरी दो हमारी यूटीज़ है जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है। अभी आने वाले कल में मतलब रिसेंटली चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे भी आपकी क्या आ जाएगी, वहाँ पे भी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगी। ठीक है, तो बट अभी के लिए जितने भी राज्यों, जितने भी केंद्र शासित प्रदेशों में लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, वहाँ के एमएलए, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी है, सारे राज्यों में हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है। और दो यूटीज़ में मैं लिख देता हूँ, 2 यूटीज़ हैव लेजिस्लेटिव असेंबली करेंटली, और वो हैं दिल्ली और पुडुचेरी। तो यहाँ के एमएलए भी हिस्सा लेते हैं। मैं यहाँ पे मैंने एमएलए लिखा है। एमएलए का मतलब ये नहीं कि भाई सिर्फ स्टेट का एमएलए, यूटी का एमएलए नहीं, एमएलए एमएलए होता है। ठीक है, माई एमएलए इज़ माई एमएलए, नन ऑफ योर एमएलए। तो इस तरह से दिल्ली और पुडुचेरी के भी एमएलए इसमें हिस्सा लेते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये मुझे आई होप, चलो मैंने अभी आपने सही डाउट पूछ लिया ताकि किसी और का डाउट ना रहे। दिल्ली और पुडुचेरी के भी इसमें रहते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे एमएलए नहीं है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे भी दिल्ली पुडुचेरी के एमएलए नहीं होंगे इसके रिमूवल पे। आर्टिकल थोड़ा 62 देख लेते हैं। 62 क्या बोलता है, इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, यानी कि अगर मान लेते हैं वैकेंसी क्रिएट हो गई प्रेसिडेंट के ऑफिस में, तो कब इलेक्शन होगा, इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। अब वैकेंसी किस तरह से होगी, या फिर इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। देखो वैकेंसी किस तरह से होगी वो समझ लेते हैं, और कब कब इलेक्शन करवाना है। एक तो टर्म पूरा हो गया, टर्म कंप्लीटेड। ठीक है, टर्म पूरा हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया डेथ हो गई। तीसरा है रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, और चौथा है रिमूव कर दिए गए, इम्पीच कर दिए गए। जरा इम्पीचमेंट का प्रोसेस हमने कहाँ से लिया, जल्दी फिर से बताओ जल्दी से। तो अगर टर्म पूरा हो गया ना, अब टर्म पूरा हो गया तो हमें पता है ना कि जैसे 1 जुलाई 2000 मान लेते हैं 22 को हमारी प्रेसिडेंट साहिबा आई थी, तो 1 जुलाई 2027 को उनका टर्म पूरा हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं सब सो रहे हैं, तो पता है। तो फिर पहले ही जब उसका टेन्योर पूरा होगा उससे पहले ही इलेक्शन करवा लेना है। जब उसका टर्म जैसे फॉर एग्जांपल 1 जुलाई 2027 को पूरा रहा द्रौपदी मुर्मू का, उससे पहले सब चुनाव ना हो जाएंगे ताकि 1 जुलाई को जब वो जाएँ तो तुरंत उसमें बैठ जाए। यहाँ पे सिंपल बस इतना फंडा है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली नहीं रहना चाहिए क्योंकि देश का सर्वोच्च पद है बस। और अगर डेथ होता है, रिज़ाइन देता है, किसको देगा, हमने देखा था वाइस प्रेसिडेंट को। और अगर रिमूव कर दिया जाता है, इन तीनों केसेस में क्या होता है, टेम्प्रेरी तौर पे एक एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट जी को। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि इन 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवा के परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लेना है। फॉर एग्जांपल वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो CJI, ये नहीं है तो आपके सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक हुआ था, जैसे जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, फिर वाइस प्रेसिडेंट VV गिरी थे, तो VV गिरी वो उनको चुनाव लड़ने के लिए चले गए, बोलते हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम परमानेंट प्रेसिडेंट बनेंगे। फिर बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट बन के आए वो। ठीक है, तो फिर वो भी नहीं उस समय अवेलेबल थे, तो फिर जस्टिस M हिदायतुल्लाह वो बने थे एक्टिंग प्रेसिडेंट कुछ समय के लिए। और जब कोई भी एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है ना, तो सारी पावर्स प्रेसिडेंट वाली होती हैं, सैलरी हो गई, पावर्स हो गए, सब कुछ मिलता है प्रेसिडेंट वाला। ठीक है, सब कुछ ये मिलता है प्रेसिडेंट वाला। ऐसा नहीं कि वो वाइस प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी रिसीव करेगा, काम प्रेसिडेंट वाला करेगा, नहीं। अगर प्रेसिडेंट में चला गया वो तो सब कुछ उसको मिलेगा उसमें। ठीक है, और 6 महीने के अंदर चुनाव कर लेना अगर इस वजह से वैकेंसी होती है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ ट्रिक क्या है, क्योंकि ट्रिक बहुत अच्छी लगती है तुम लोगों को, है ना, ट्रिक बहुत अच्छी लगती है, तो ट्रिक समझ लो क्या है। ठीक है, यहाँ कुछ छूट तो नहीं रहा। अच्छा जल्दी से बताओ, प्रेसिडेंट जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो कौन से नंबर की हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो टिरिक समझ लो यहाँ पे। तो टिरिक में हम लेंगे प्रेम जी को। ठीक है, प्रेम जी, प्रेम नहीं, प्रेम चोपड़ा। ठीक है, प्रेम जी को ट्रैकिंग बहुत पसंद है। प्रेम जी को क्या है, ट्रैकिंग बहुत पसंद है। ठीक है, इसलिए हमने प्रेम जी से बोला कि प्रेम जी, इसलिए हमने प्रेम जी से बोला प्रेम जी, या तो चलो यहीं पे अब लिख ही लेते हैं, नहीं वैसे तो मुझे बताना कहीं और था, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिखने का टाइम बच जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ट्रिक को लिख दें क्या, ठीक है यहीं पे लिख देते हैं। तो प्रेम जी हैं आपके, ठीक है, प्रेम जी हैं जिनको ट्रैकिंग बहुत पसंद है। ठीक है,
ट्रैकिंग बहुत पसंद है, तो इसलिए हमने उनसे बोला प्रेम जी कम ऑन टाइम प्लीज़, कम ऑन टाइम, ठीक है, कम ऑन टाइम नहीं इन टाइम लगाएंगे, यहाँ पे अंग्रेजी मत लगाना अपनी, ठीक है, कम ऑन टाइम। अब देखिए सारे आपको याद हो जाएंगे। पीस, पी आर से हो गया कि प्रेसिडेंट, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ई से हो गया उसका इलेक्शन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन है। ई से हो गया आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। एम से हो गया मैनर ऑफ इलेक्शन। टी से हो गया टर्म ऑफ ऑफिस। आर ई से हो गया एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। क्यू से हो गया क्वालिफिकेशन। सी से हो गया कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ओ से हो गया ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। आई से हो गया, इन से हो गया इम्पीचमेंट। टाइम से हो गया टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट। खत्म हो गए। तो प्रेम जी पे हमारी ट्रिक बेस्ड थी कि प्रेम जी को है ट्रैकिंग पसंद, तो इसलिए हमने उनसे कहा कि प्रेम जी प्लीज़ कम ऑन टाइम, प्लीज़ प्रेम जी, ठीक है। प्रेम पीड़ा का सागर है। आर्टिकल 2 और 3 अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी बट क्विज में स्पेशल मेजोरिटी आया था। कौन से क्विज में? 2 और 3 आपका हमेशा अमेंडमेंट उनको 368 के तहत डील ही नहीं किया जाता, वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं, ठीक है। गद्दारी कर, ये गद्दारी करवे क्या तुम लोग लिखते रहते हो, गद्दारी करवे गद्दारी करवे, क्या कुछ मीम चला है क्या नया? अब यहाँ पे देख लो हिंदी का, हिंदी वाले स्टूडेंट बोलेंगे सर हमारे लिए भी, एक हमारे लिए भी, तो रुक जाओ तुम्हारे लिए भी है। वॉइस आ रही होगी अभी, आई थिंक प्रॉपर है ना, बीच में चली गई होगी ना अभी वॉइस। चलो बीच बीच में कभी कभी दिक्कतें आती रहती हैं, खैर कोई नहीं, इन दिक्कतों से लड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं और ट्रिक देखते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जल्दी से, ताकि हम लोग क्वेश्चन लगा सकें। पकानी, ठीक है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को पता भी हो, काफ़ी चलती है मार्केट में ये ट्रिक। पकानी कोका दुयो दशम, ठीक है, दुयो दशम। प से हो गया पद, यानी राष्ट्रपति का पद दिया है आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 52 में। क से है ये कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, ये हमारे राष्ट्रपति कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, 53 हो गया। नि से हो गया निर्वाचन, ठीक है, क्या यानी कि इनका इलेक्शन के बारे में दिया हुआ है, निर्वाचन दिया हुआ है 54 में। को से है आपका कोटा, इलेक्शन का कोटा या फिर मैनर ऑफ इलेक्शन दिया है, अगर आपको याद हो 55 में किस तरह से इलेक्ट होंगे, 50 प्रपोजर्स, 50 सेकेंडर्स, और क्या कोटा है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, ये सारा कुछ दिया हुआ है हमारा ये। और निर्वाचन में आपका इसी में इलेक्टोरल कॉलेज भी आ जाएगा कि किस किस तरह से कौन कौन लोग हमारे इलेक्टेड, क्या फॉर्मूला याद रखना है आपने, इलेक्टेड एमपीज़ प्लस एमएलएज, और एमएलए जब बोलता हूँ तो स्टेट के एमएलए प्लस दिल्ली और पुडुचेरी जो 2 यूटी हैं जहाँ पे एलए है लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ के भी एमएलए। क से हो गया क्या, क से हो गया कार्यकाल, यानी कि इसका टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर्स का होता है। दू से क्या हो गया, दू से हो गया कि दोबारा भी इसको चुना जा सकता है, ठीक है, यानी कि इसका एनी नंबर ऑफ टाइम री इलेक्शन हो सकता है। यो से हो गया यो हनी सिंह, यानी कि योग्यता, यानी कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए हमें, एलिजिबिलिटी, ठीक है। और ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 58 है। दशम में अगर हम बात करें तो द से हो जाएगी दशाएं, कौन कौन सी दशाएं हैं, आर्टिकल नंबर 59, यानी कि एक तरह से वही जो हमने देखा था कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ ऑफिस, ठीक है, कि भाई कोई मतलब किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ना तो एमएलए है ना तो एमपी है, और अगर है तो ऑफिस में जाने से पहले उसको वो जो पोस्ट है वो छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ दशाएं हो गई, दशाएं के बाद ये श क्या है, श से शपथ जो कि है हमारी ओथ इंग्लिश में कहलाती है, आर्टिकल नंबर 60 हो गई। और म से हो गया क्या, म से हो गया महाभियोग, ठीक है, महाभियोग, आर्टिकल नंबर 61। क्लियर हो गया। अब कर लें क्वेश्चन, ये हैं हमारे प्रेसिडेंट की लिस्ट। पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार बैक टू बैक इलेक्ट हुए थे, ये लॉन्गेस्ट थे, ठीक है, सर्विंग। अब यहाँ पे आ जाते हैं पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। सर मैथिली में भी बताइए इसको, अच्छा क्यों नहीं, सारी आदि वो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, बताएं 22 के 22 भाषाओं में इनको, है ना। हिंदी बोल के पता नहीं कौन सी भाषा था दी, गद्दारी कर दी आपने, ये कैसा कह रहे हो तुम, हैं। एग्जीक्यूटिव को हिंदी में कार्यपालिका नहीं कहते हैं, इलेक्शन को निर्वाचन नहीं कहते हैं। अपना तुम पहले माइंडसेट अपना चेंज कर, तुमको लगता है फिर हम एक एक चीज़ बोलें, है ना हिंदी में, जबकि हमने एक एक चीज़ हिंदी बोली। तो नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, पीएम होता है, प्रेसिडेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है। यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन आता है,
प्रेसिडेंट आता है, ठीक है, सब में है। प्राइम मिनिस्टर भी आता है, वाइस प्रेसिडेंट भी आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड लोकसभा का स्पीकर नहीं आता है तो ये हट जाएगा। लोकसभा का स्पीकर नहीं आएगा इसमें आपका, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं आएगा इसमें आपका, ठीक है। ओनली, ये ओनली नहीं होगा बिकॉज इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा आपका प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट भी आता है, ऑप्शन नंबर ए। वैसे अगर देखें अब यहाँ पे आपको लगेगा सर अटॉर्नी जनरल भी तो नहीं है, तो ओनली उस हिसाब से तो गलत हो गया। तो हमेशा याद रखना कि हमें एग्जाम में बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है। हमने क्या पढ़ा था, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, पीएम आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है, प्लस अटॉर्नी जनरल आता है। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है जिनमें कि एटलीस्ट इतने तो लोग हैं, सिर्फ अटॉर्नी जनरल छोड़ के। यहाँ पे तो ये होता ही नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, 52, ठीक है। 52 ही तो बोल रहा था कि एक होना चाहिए। 53 कार्यपालिका का यूनियन एग्जीक्यूटिव का वो हेड होता है। 54 क्या बोला था, इलेक्शन के बारे में बता रहा था जिसमें कि इलेक्टोरल सफरेज के बारे में दिया था। 58 क्या बताता है, एलिजिबिलिटी यानी योग्यताओं के बारे में बताता है। 55 कोटा या फिर हम बोल सकते हैं बाकी जो कंडीशन, एक तो मैनर ऑफ इलेक्शन बोल सकते हैं, नॉट कंडीशन ऑफ सर्विस, मैनर ऑफ इलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली से संबंधित है। चुनाव प्रणाली से संबंधित है आर्टिकल नंबर 55। अच्छा भी मैंने आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस एसटीवी भी समझाना, याद दिलाना मुझको। 61 क्या है, इम्पीचमेंट है। 65 तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है इसमें, 51 भी नहीं पढ़ा है, ऑप्शन नंबर ए। 5th नंबर बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन हिस्सा लेता है। अब देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। और अभी एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं है प्रेसिडेंट को लेके, इलेक्शन डिस्प्यूट कौन देखता है। लेकिन क्यों नहीं बताई, क्योंकि अभी इस आर्टिकल में नहीं आती वो। जब आखिरी आर्टिकल देखेंगे ना, वाइस प्रेसिडेंट का जब देख लेंगे तो उसमें है वो, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के आर्टिकल से एक ही बंदा डील करता है और वो आखिरी आर्टिकल में वो, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, इलेक्टेड एमपीज प्लस एमएलएस, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। खत्म। इलेक्टेड नॉमिनेटेड होते ही नहीं है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ओनली इसलिए गलत है क्योंकि एमएलए भी होते हैं, नॉमिनेटेड होते नहीं, ऑप्शन नंबर ए। 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, नॉट लिखा है या फिर क्या लिखा हुआ है, बिकॉज आपको क्वेश्चन आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आता है आपको, ठीक है, कायदे से अभी आपने पढ़ा है, लेकिन अगर नॉट नहीं देखेंगे तो फिर आती हुई चीज़ फिर गलत हो जाएगी आपकी। वो काफ़ी बहुत ज़्यादा आपको दर्द देती है, लंबे समय तक दर्द देती है, बार बार दर्द देती है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ही शी से मतलब है ही और शी इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएस। बिल्कुल सही बात है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, सही है। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट इन कनेक्शन विद द प्रेसिडेंट इलेक्शन कैन बी इंक्वायर्ड इनटू एंड decided by both the Supreme Court and High Court. Election takes place in accordance with the principle of proportional representation. तो अभी बताया था ना आपको, 54 में दिया हुआ है proportional representation प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। सॉरी 54 बोल रहा हूँ, 55 में, अनुच्छेद 55 में दिया हुआ है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल सेकंड मत से होता है। ये भी सही है। ये इसलिए गलत है क्योंकि अभी हम देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन डिस्प्यूट होता है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट देखता है, हाई कोर्ट नहीं देखता है। मतलब इस क्वेश्चन ने ठान रखा था कि मेरे सस्पेंस को खत्म करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, इन केस द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन टू होम इज ही टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर। यदि राष्ट्रपति को इस्तीफा देना चाहता है तो उसे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना होगा। तो अभी हमने देखा था प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को दे देता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को दे देता है। 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द ओथ और एफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि राष्ट्रपति की शपथ से इसमें से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। शपथ की अगर बात करें तो ये आता है आर्टिकल नंबर 60, ऑप्शन नंबर बी। 57 की अगर बात करें तो री इलेक्शन की बात करता है, री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम हो सकता है, 66 नहीं पड़ा है। 54 की अगर बात करें तो ये बात करता है इलेक्शन की, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है। 9th, द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स। ऑर्डिनेंस अभी हमने नहीं पढ़ा है और ये हम पार्लियामेंट चैप्टर में पढ़ेंगे और ऑर्डिनेंस दोनों का एक साथ पढ़ेंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों का। व्हाट डज आर्टिकल नंबर 61 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, बताने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी अगर बात करें 51A है, इमरजेंसी पढ़ी नहीं अभी। 11th, हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ इन इंडिया। अगेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज एंड हेड ऑफ कंट्री। इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द डैश विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु के मामले में कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
पार्लियामेंट चूजन कैंडिडेट पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर अटॉर्नी जनरल। तो हमने अभी देखा था कि हमारा क्या लिखा हुआ, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो फिर सीजीआई होगा, खत्म, ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। इसके बाद हम लोग वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे खुद से, मतलब पीपीटी आपकी तुरंत अपलोड ही हो जाती है लेक्चर खत्म होने के 5 मिनट के अंदर प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से आप अटेम्प्ट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछेंगे फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली आज आप लोगों का एक रात में टेलीग्राम पे लाइव होगा, जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे, ठीक है। तो भारत के संविधान का, और अराउंड मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा अगर जितने भी टाइम होगा, तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश अगेन हमने नहीं पढ़ा है अभी, ऑर्डिनेंस विच ऑफ द, चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर इसके बाद बढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट की तरफ। आखिरी क्वेश्चन, सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट बता दीजिए। कैसी बात कर रहे हो विकास चौधरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट बता दीजिए, मतलब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, कुछ और पढ़ रहे थे क्या? हाँ, नॉट करेक्ट। यहाँ पे मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें बताई हैं, नहीं तो फिर हैं तो बताने को बहुत सारी भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो नॉट करेक्ट पूछा है। प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर पीरियड ऑफ 5 years, ही इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। हम देखेंगे पार्लियामेंट में कि ये पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, क्योंकि कोई भी बिल इसके सहमति के बिना एक्ट नहीं बन सकता है। एवरी बिल पास बाई पार्लियामेंट गोज टू प्रेसिडेंट फॉर इज एसेंट बिफोर इट बिकम्स अ लॉ। सही है, तो ये गलत होगा, क्यों? क्योंकि हम देखेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है कि मनी बिल पास करने के लिए जब पास होता है तो इससे पूछ के किया जाता है, इसलिए ये उस बिल को लौटा नहीं सकता है, लेकिन अभी हमने नहीं पढ़ा है। खैर, यहाँ तक आपको क्वेश्चन करने हैं 23 तक। अब हम आते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 63 to 71। फिर से चलो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, चलो अभी मैं ये खत्म कर देता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट फिर समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें भी वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एसटीवी ही काम करता है इसके भी इलेक्शन में। 63 से लेके 71 तक दिया है हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, जो कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन टर्म्स में जाएं तो भारत में दूसरे नंबर पे आता है। टॉप पे आता है हमारा प्रेसिडेंट जी बैठते हैं, और सेकंड नंबर पे हमारे बैठते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये लिस्ट है हमारे भारत के उपराष्ट्रपति लोग की जो रहे, और अभी करंट में हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कौन से नंबर के हैं? ये हैं हमारे 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट। पहले थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग आपके वाइस प्रेसिडेंट थे। आई थिंक वॉइस चली गई फिर से, चलो। तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग थे, और ये जो हमारे कौन थे, ये जो काफ़ी स्मार्ट से लग रहे हैं, ये हमारे जाकिर हुसैन थे। जाकिर हुसैन जी थे, इनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद सॉरी डेथ हो गई बोल रहा हूँ मैं, तो जब प्रेसिडेंट थे तब इनकी डेथ हुई थी, जब वीवी गिरी आए थे। ये हमारे जो हैं तीसरे नंबर पे ये वीवी गिरी, ठीक है। ये प्रेसिडेंट भी, एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और प्रेसिडेंट एक्चुअल में भी रह चुके हैं, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल्स रिलेटेड टू दी वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 63। तो 52 से 62 तक हमने क्या देखा, प्रेसिडेंट के बारे में देखा है, और 63 से हमारा स्टार्ट होता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। जिस तरह 52 बोल रहा था देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसी तरह 63 बोलता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। छोटा सा है, उससे बहुत आसान है आपका ये, ठीक है। इसमें उतनी सारी चीज़ें नहीं है। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है। 64 की अगर बात करें तो ये बोलता है वाइस प्रेसिडेंट, शॉर्ट में वीपी लिखूंगा, शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट लिखा हुआ है, चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। अभी काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होता है? ये एक्चुअल राज्यसभा का दूसरा नाम है। काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों बोलते हैं वो हम पार्लियामेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का मतलब कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका मतलब ये होता है कोई भी देश का उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाएगा, उसके लिए अलग से इलेक्शंस नहीं होते हैं राज्यसभा का चेयरमैन बनने के लिए, वो अपने आप बन जाता है। क्लियर है? 64 तो हो गया, 65 देखना है। यहाँ तक सभी क्लियर होगा आई थिंक, अभी तक तो मैंने कुछ इतना बताया भी नहीं है, ठीक है। 65 क्या बोलता है कि अगर कोई इस तरह से कैजुअलिटी हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगा, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज। कैजुअल वैकेंसीज मतलब फॉर एग्जांपल उनकी हेल्थ सही नहीं है, उनकी बिटिया की शादी है, तो फिर उस केस में वाइस प्रेसिडेंट उनका एक तरह से पद धारण करेंगे, किसका? राष्ट्रपति जी का।
ठीक है। फिर 66 में दिया हुआ है, मैं बार बार गलत क्यों लिख देता हूँ, यहाँ 66 में दिया हुआ है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति जी का चुनाव दिया है इसमें, और इनके चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है और कैसे चुनाव होता है वो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहली बात तो इनके चुनाव में कौन कैसे होता है इनका चुनाव। इनका चुनाव पहले तो ये लिखा हुआ है जो, क्योंकि इसमें 2 क्लॉजेज हैं। पहले क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि जो इनका चुनाव है वो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसी ऑर्डर में बताता हूँ। 66 सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि इनके चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेगा, यानी इनके इलेक्टोरल कॉलेज की बात कही गई है, इलेक्टोरल कॉलेज। और ये बहुत आसान है। बहुत आसान क्यों है? क्योंकि जो राष्ट्रपति को हटाता है वही उपराष्ट्रपति को चुनता है, बात ख़त्म। अभी ये पढ़ के आए हैं कौन हटाता है, ऑल एमपीज़, यानी कि नॉमिनेटेड वाले भी इलेक्टेड वाले भी, सिर्फ एमपी एमएलए नहीं। इसको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं समझा चुका हूँ। और इसका जो दूसरा सब क्लॉज उसमें ये लिखा है मैनर ऑफ इलेक्शन। हमने प्रेसिडेंट के केस में देखा था, उसके लिए अलग अलग आर्टिकल थे। 54 में लिखा था इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन हिस्सा लेता है, 55 में लिखा था मैनर ऑफ इलेक्शन की इनडायरेक्ट होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, सीक्रेट। बेचारे के साथ यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के साथ भेदभाव किया गया, हल्के में लिया गया इसको, और हमें भी हल्के में ही लेना है। एक तो इलेक्टोरल कॉलेज भी इसी में है, और इसके सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है इसका मैनर ऑफ इलेक्शन, यानी कि इसको भी हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से ही चुनते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। और यहाँ पे भी जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट से ही होती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। ये है आपकी ये सारी चीज़ें 1 में ही हैं, ध्यान रखना ये चीज़ें 1 में ही हैं, क्योंकि 2(1) मुझे जितना याद आ रहा है 2(1) अलग से इसमें लिखा हुआ है। 2 में एक चीज़ और डाल दी है। पहली बात तो 1 के अंदर ही दोनों चीज़ें डाल दी। 2 में इन्होंने ये डाला है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ, मतलब इसके लिए बहुत ही कम आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। सिमिलर याद करो जो हमारा आर्टिकल 59 में प्रेसिडेंट के लिए कंडीशन ऑफ ऑफिस थी प्रेसिडेंट के लिए, कि वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर किसी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, और अगर है तो चुने जाने से पहले ही शैल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज सीट इन दैट हाउस। वो उस सीट से अपनी उस हाउस से अपनी सीट को त्याग दे, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी में ही इसका जो सब क्लॉज 3 है ना, इसमें लिखा है कि इसके एक तरह से एलिजिबिलिटी के बारे में बोल सकते हैं। इसी में इसके लिखी हुई है एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी क्या है? एक तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, सिटीज़न ऑफ इंडिया है। दूसरा एलिजिबिलिटी क्या है कि एज इसकी मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए, 35 ईयर्स। और ही शुड बी अ मेंबर, और he should be qualified to be elected as a member of राज्यसभा। अब याद करिए प्रेसिडेंट के केस में ये लोकसभा था और इसके केस में राज्यसभा है। ये अंतर है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में, ठीक। और यहाँ पे एक और प्रोविज़न है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभ का पद धारण ना करे। अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है मैंने आपको बताया था, जिस तरह से कि कहीं से सैलरी ना इसको मिल रही हो कि भाई वाइस प्रेसिडेंट भी और इसको कहीं और से भी सैलरी भी मिल रही, तो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड किए। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, ये सब जो ये ऑफिस होते हैं ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत नहीं आते हैं। दीज ऑफिसेज आर नॉट डेल्ट एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक। अब यहाँ पे 66 तक देखा था ना, अब देखो 67 में क्या दिया हुआ है। यहाँ तक पहले बताओ सभी को क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। 67 में दिया हुआ है टर्म कितने साल का होना चाहिए? अगेन 5 साल का, जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट में होता है, इसी वजह से आसान है। फिर यहीं पे आपका दिया हुआ है इसके सब क्लॉज ए में कि अगर इसको रिज़ाइन करना है तो भाई किसको करेगा? रेजिग्नेशन लेटर देगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को, दोनों आपस में मिल बांट के अपना मैनेज कर लेते हैं। फिर बी में दिया है इसके रिमूवल के बारे में। देख रहे हो मतलब कितनी भेदभाव हुई है बेचारे के साथ। प्रेसिडेंट के अलग से आर्टिकल 61 लिखा हुआ है और इसके लिए
मतलब उसी में सब डाले पड़े हैं रिमूवल का भी। तो इसके रिमूवल के लिए ध्यान रखना, रिमूवल, अब यहाँ पे अंतर है रिमूवल में, क्या अंतर है? वहाँ पे हमने देखा था इम्पीचमेंट जब प्रेसिडेंट का होता है, पर उसके इम्पीचमेंट को इम्पीचमेंट मतलब मेरा कुत्ता, क्या एक डायलॉग चला था कि तुम्हारा कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता, ऐसा कुछ था ना। उसी तरह मतलब प्रेसिडेंट का ये वाइस प्रेसिडेंट बोलेगा, उसके रिमूवल को इम्पीचमेंट बोल रहा हूँ, मेरे रिमूवल को रिमूवल बोल रहा हूँ। वो इसको उसको इम्पीचमेंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो देश का सबसे सर्वोच्च पद है, तो हटाएंगे, थोड़ी इज्जत दे के हटाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे हमने इम्पीचमेंट टर्म का यूज़ किया, यहाँ पे रिमूवल सिंपल टर्म यूज़ करते हैं। और इसके रिमूवल में है अंतर। उसके प्रेसिडेंट के केस में अगर बात करें तो लोकसभा राज्यसभा के पास इक्वल पावर्स थी, स्पेशल मेजोरिटी से पास करते थे और रिमूव हो जाते थे भाई साहब। यहाँ पे राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर हम बोल सकते हैं। रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ राज्यसभा में आ सकता है। कहाँ पे? रिमूवल का रेजोल्यूशन ओनली इन राज्यसभा आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लोकसभा में जाता नहीं है, ओनली इन इनिशिएट, ठीक है। रेजोल्यूशन कैन इनिशिएट ओनली इन राज्यसभा, और राज्यसभा में ओरिजिनेट होगा, यानी जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, और इसको पास करना होगा मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तरह की इफेक्टिव मेजॉरिटी बोलते हैं। इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन अभी कितने हैं? 245। तो ये है इफेक्टिव, ऑल द देन मेंबर्स जितने हैं, तो इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी से रिमूव किया जाता है, प्रेसिडेंट को स्पेशल मेजॉरिटी से, इनको इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास हो गया ना। इसके बाद लोकसभा में जाएगा, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि रिमूवल का रेजोल्यूशन कैन इनिशिएट ओनली इन राज्यसभा बाई, वो पास होगा बाई मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स एंड एग्रीड बाई लोकसभा। बस इतना लिखा हुआ है, एंड एग्रीड टू बाई दी लोकसभा, या फिर लोअर हाउस ऑफ दी सेशन, या फिर हाउस ऑफ पीपल, डिफरेंट नाम होते हैं लोकसभा के। क्लियर है? और इसमें भी वही 14 दिन का नोटिस है। अगर आप रेजोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हो तो प्रेसिडेंट के केस में जिस तरह उस वहाँ पे यहाँ पे भी ये 14 दिन का आपको नोटिस देना है। यानी कि रिमूवल का रेजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में आ सकता है, इफेक्टिव मेजोरिटी से वहाँ पास होगा, और एक तरह से सिंपल मेजोरिटी से बस लोकसभा एग्री कर दे, वाइस प्रेसिडेंट आपके हट जाएंगे, ठीक है। और सब क्लॉज सी में ये लिखा हुआ है कि ये अपने ऑफिस में तब तक रहेंगे जब तक दूसरा वाइस प्रेसिडेंट आ नहीं जाता ऑफिस में। क्लियर है? अब आ जाते हैं 68 पे, बस ख़त्म होने की कगार पे आ गए हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी। इनके 68 में लिखा हुआ है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, टू फिल वैकेंसी, जो हमारा किस आर्टिकल में था? 62 में था प्रेसिडेंट के लिए। तो टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, और इसमें क्या है कि अगर टर्म उसका पूरा हो रहा है तो भाई उसका जाने से पहले उसका फिल कर दो, लेकिन अगर मान लो उसकी कुछ डेथ हो गया, उसने रिज़ाइन कर दिया या फिर उसको रिमूव कर दिया गया, तो कोई एक एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, और 6 महीने के अंदर, ठीक है, इसका इलेक्शन आपको करवाना होगा। और एक तरह से यहाँ पे 60 दिन का एक टाइम पीरियड भी मेंशन किया गया है कि उसके जाने से 60 दिन के अंदर आपको 60 डेज़ के अंदर उसका इलेक्शन करवा लेना है, 2 मंथ्स के अंदर, ठीक है। अब पहले ये बताओ यहाँ तक सभी का क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? बिकॉज यहाँ तक आपका ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद ओथ बाकी है, फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगा, वो सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ तक आपके इंपॉर्टेंट थे। पहले ये बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। और ये क्या लिख रहे हैं कमेंट में? एक सेकेंड। स्पेशल मेजोरिटी सर, फिर क्या वीपी को वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन दोनों की सैलरी मिलती है? नहीं, उसको वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है, दोनों की नहीं। सर एक बार दोबारा समझा दो, क्या चीज़ समझानी है दोबारा? वो चीज़ बताया करो। अब क्या दोबारा पता नहीं, थोड़ा बहुत हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया करो। हिंदी में भी मैं जो नीडेड होता है वो बताता ही हूँ, मैंने अभी तक हिंदी में बताया, नो डाउट। ओके, ऑल द देन वाला पार्ट, इसका मतलब होता है ऑल द देन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 2/3 ऑफ दी टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। टोटल मेंबरशिप है 250। ऑल द देन मेंबर यानी उस समय कितने मेंबर हैं? आज राज्यसभा में कितने हैं? 245 है, तो इनकी मेजॉरिटी चाहिए। मेजॉरिटी का मतलब होता है बाई 2+1, किसी चीज़ की मेजॉरिटी का मतलब होता है बाई 2+1।
एक्टिंग वीपी कौन बनता है? एक्टिंग वीपी अगर हम बात करें, जैसे वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजीआई हमारे बन जाएंगे, या फिर टीयर 2 से पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा क्या? टीयर 2 से नहीं हो पाएगा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि टीयर 2 से पहले आपका टीयर 2 की अगर मैं बात करूँ तो अक्टूबर मंथ में 15 से लेके, अब एग्जैक्ट डेट तो नहीं आई है टीयर 2 की, लेकिन 15 से लेके 30 अक्टूबर के बीच में, वो कभी भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि आपका टीयर 2 तक काफ़ी सारी मैक्सिमम चीज़ें ख़त्म हो जाएं, ताकि आपको जो टीयर 2 वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो क्या मैं कुछ डाउट का आंसर कर रहा था ना आप लोगों के? हाँ, कि मतलब वो एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट, तो वो समझ गया ना, सीजीआई करता है या फिर कोई सीनियर मोस्ट जज करेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अभी आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 69 में, बिकॉज यहाँ तक आई थिंक किसी कोई डाउट नहीं है, सब फर्जी की बातें चल रही हैं। 69 में अगर बात करें तो दिया हुआ है ओथ, यानी कि शपथ के बारे में। चलो उसको क्लियर कर लेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है ना तो उसको क्लियर कर लेंगे, लास्ट में मुझे बताना, ठीक है, तो उसको मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो ओथ इनको लिखा हुआ है कि ओथ इनको कौन दिलाते हैं, तो ओथ ये दिलाएंगे ये प्रेसिडेंट के सामने, राष्ट्रपति कौन दिला रहा था? सीजीआई दिला रहा था, और इनको राष्ट्रपति दिलाएंगे। 70 की अगर बात करें तो 70 में लिखा हुआ है कि जब एक तरह से हम बोल सकते हैं डिस्चार्ज, चलो मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज, यानी कि एक तरह से पार्लियामेंट प्रोविजंस बना सकता है राष्ट्रपति के जब की तरह जब ये फंक्शंस डिस्चार्ज करेंगे उसकी एब्सेंस पे वाइस प्रेसिडेंट जी, ठीक है। तो किस किस तरह के फंक्शंस उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, आर्टिकल 70 में मेंशन्ड है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। एंड नाउ आर्टिकल नंबर 71 आता है जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ कि ऑल डाउट, ये आखिरी आपका आर्टिकल है, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स, ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स, या फिर इलेक्शन लिख दूँ, ऑल इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन डाउट एंड डिस्प्यूट्स शैल बी, ठीक है, और इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट shall be inquired and decided by सुप्रीम कोर्ट ओनली। जब मैं सुप्रीम कोर्ट ओनली बोल रहा हूँ दैट मीन कि सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन भी फाइनल होगा, उसी का डिसीजन फाइनल होगा। यानी कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का कुछ इलेक्शन का डिस्प्यूट आता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक कैंडिडेट है बोलता है कि सही तरह से इलेक्शन नहीं हुआ है या फिर ये चीज़ सही नहीं हुई है, तो वो केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन कोई भी बंदा इसलिए नहीं जा सकता है सुप्रीम कोर्ट कि भाई वहाँ पे एक पर्टिकुलर सीट खाली थी, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट के इलेक्शन के केस में एमएलए भी हिस्सा लेते हैं, तो वो ये नहीं बोल सकते कि उस एमएलए की सीट खाली थी इसलिए उसके इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। बाकी केस में आप जा सकते हैं। और ये तो पहला प्रोविज़न है। इसका दूसरा प्रोविज़न ये बोलता है कि जो भी काम किया गया है इनके द्वारा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन का डिस्प्यूट जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हाँ बात तो सही है, और सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है कि जो भी प्रेसिडेंट जिस प्रोसेस से चुने गए थे वो प्रेसिडेंट अब नहीं रहेंगे, फिर से चुनाव होंगे। तो उस टाइम तक जो भी प्रेसिडेंट रहे थे, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 1 महीने तक वो प्रेसिडेंट रहे थे जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, तो जो भी उन्होंने उस 1 महीने में काम किया है उसको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, वो काम वैलिड रहेगा। ये क्वेश्चन अभी यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था। इस बार 2 स्टेटमेंट दिए थे, एक तो ये जो मैंने बोला था ये, और एक और स्टेटमेंट दे दिया कि जिस दिन मान लो कि वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल आज ये डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का कि द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव ढंग से नहीं हुआ है, तो अभी तक जिन्होंने काम किया प्लस आज भी जिन्होंने काम किया होगा ना, आज भी ये इस तरह से पूछा था, वो भी आपका इनवैलिड नहीं रहेगा, वो भी वैलिड है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल रहता है। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया आपका 71 तक। वाइस प्रेसिडेंट के क्वेश्चन करें उससे पहले आर्टिकल नंबर 72 पढ़ लें। बताओ 72 भी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट समझ लो। ये जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है हमारा प्रेसिडेंट के केस में, ये हमारा राज्यसभा के केस में, ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट के केस में काम करता है। इसमें होता क्या है कि एक जो वोट देता है उसके पास मल्टीपल वोट्स की पावर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोकसभा का वोट डालने जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली का डालने जाते हैं, उस केस में क्या होता है, हम अपने एक प्रतिनिधि को वोट डालते हैं
और इस केस में होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि जो भी वोट ज़्यादा ले आएगा वो जीत जाएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर पर्सन ए है, पर्सन बी और पर्सन सी है, पर्सन बी के अगर मान लेते हैं पर्सन सी से, ये तो मान लेते हैं कि वोट उतने नहीं मिले, पर्सन बी और सी के बीच में टक्करी की लड़ाई है, मान लेते हैं पर्सन बी को बस मात्र लाखों वोट पड़े, लाखों वोट पड़े हुए हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि लाखों वोट पड़े, उसमें से बी को सी से मात्र 1 वोट ज़्यादा मिला है, बी जीत जाएंगे, सी घर लेके जाएंगे, ठीक। तो पूरा यानी कि विनर टेक्स ऑल होता है इसमें ये ऐसा नहीं होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैं कैंडिडेट ए, यहाँ है कैंडिडेट बी, ये है कैंडिडेट सी, ये है कैंडिडेट डी, तो हर कोई क्या कहेगा, हर कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट को अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वोट देगा कि मैं चाहता हूँ पर्सन बी को मैं पहली प्रेफरेंस चुनता हूँ, जिस तरह प्रेफरेंस भरते हैं काफ़ी सारे अपने पोस्ट के लिए कि मैं ये मेरी पहली प्रेफरेंस है, ये मेरी दूसरी प्रेफरेंस है, ये मेरी तीसरी प्रेफरेंस है और सी मेरी चौथी प्रेफरेंस है। यानी सबसे पहले मैं चाहूँगा बी बने, फिर मैं चाहूँगा डी बने, फिर मैं चाहूँगा ए, और डी सी को तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ मैं, डी मतलब फोर्थ प्रेफरेंस दी, ठीक है। ये एक कैंडिडेट ने अपना वोट रजिस्टर किया सीक्रेट बैलेट के थ्रू, फिर एक और भाई साहब है, उन्होंने बोला नहीं हम ए को चाहते हैं, ये पहले हमारी चॉइस, ये दूसरे हैं, ये हमारे तीसरे हैं और ये हमारे चौथे हैं। फिर एक और भाई साहब आए, उन्होंने भी इस तरह से कुछ रजिस्टर किया कि ये हमारी दूसरी प्रेफरेंस है, ये हमारी चौथी प्रेफरेंस है, ठीक है, ये हमारी पहली प्रेफरेंस है, ये हमारी दूसरी, ये हमारी तीसरी है। उसी तरह फिर कोई आया कि ये हमारी तीसरी हैं, ये हमारी दूसरी हैं, ये हमारे पहले हैं और ये हमारे चौथे हैं। इस तरह से रिकॉर्ड होता रहेगा। फिर ये देखा जाएगा कैलकुलेट करके कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा किसको मिली है, ठीक है, वो गिन लिए जाएंगे कि हाँ भाई सी भाई साहब को फर्स्ट प्रेफरेंस 2 बार मिली है, ठीक है। ये तो मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे कितने सारे होंगे, मान लेते हैं कि इनको 1000 लोगों ने बोला है, 1000 तो ज़्यादा हो गया, मान लेते हैं कि इनको 300 वोट मिले हैं फर्स्ट प्रेफरेंस वाले, ठीक है, 300 वोट मिले हैं। फिर कोटा देखा जाएगा, कोटा भी मैंने बताया था ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन का क्या होता है, क्या होता है कोटा, टोटल वोट कितने पड़े हैं प्लस कितने कैंडिडेट खड़े हैं, यूजुअली 2 कैंडिडेट होते हैं +1 और यहाँ भी +1, मान लेते हैं टोटल वोट पड़े हैं 1000, कितने पड़े हैं 1000 मान लेते हैं, 2 + 1 3 हो जाएगा +1, यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा ये और ये, यानी कि 334 कुछ आएगा। तो अगर हम देखें तो पर्सन सी जो है 300 वोट ले आए, क्या कोटा सिक्योर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर कोटे को क्रॉस कर लिए होते ये तो ये इनको एकदम जीत घोषित इनकी कर दी जाती, लेकिन अगर कोटा को सिक्योर नहीं कर रहे हैं, एक तो ये हो गया प्रपोर्शन में वोट दिया जा रहा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ वोट आएगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि कोटा तो सिक्योर कर नहीं रहे, तो भाई आप जिताओ किसी ना किसी को। इसके लिए अब ये देखा जाएगा कि सबसे गंदा किसने परफॉर्म किया, यानी कि सबसे मतलब कि चौथी रैंकिंग सबसे ज़्यादा किसको मिली है, तो डी साहब को मिली है। तो डी को बोल दिया देखो भाई तुम्हारे जीतने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है, तो तुम निकल लो और तुम्हारे वोट हैं बाकी लोगों में बट जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने बोला था कि भाई हमारी डी सेकंड प्रेफरेंस ये है, ठीक है, और अगर ये ना हो तो थर्ड प्रेफरेंस ये है, तो ये इनको इसको मिल जाएगा, इस तरह से इनका हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इनके वोट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तब तक वोट को ट्रांसफ़र किया जाएगा, कर दिया गया। अब इसके बाद अगर किसी को कोटा मिल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने 333 को क्रॉस कर लिया, फिर 334 को क्रॉस कर लिया, वो जीत जाएगा। फिर भी अगर कोई नहीं जीतता है तो जो फिर अब ये देखा जाएगा कि थर्ड गिरा हुआ इंसान कौन है, लास्ट इंसान कौन है, उसके वोट को ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये काम तब तक किया जाएगा जब तक कोई कोटा को सिक्योर नहीं कर लेता। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सिस्टम आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए किस तरह से इलेक्शन होता है और कहाँ कहाँ पे इस तरह का इलेक्शन होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 72 अनुच्छेद 72, जो बात करता है राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियों के बारे में, यानी कि पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियों की बात करता है। क्षमा शक्तियों की बात करता है कि राष्ट्रपति हमारी क्षमा कर सकते हैं। किस चीज़ को क्षमा कर सकते हैं। अब पार्डनिंग पावर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इसमें आता है पार्डनिंग आता है, कम्यूट आता है, रेस्पाइट आता है, रेप्रीव आता है। वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियों के बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति पार्डन कर सकता है, यहाँ तक कि वो डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकता है। आपने सुना होगा कि किसी को अगर फांसी की सज़ा हो जाती है तो राष्ट्रपति के पास एक बार वो ज़रूर गुहार लगाने के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि
राष्ट्रपति के पास, उसके पास पावर है कि वो किसी की भी डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है अगर उसे लगता है कि भाई जुडिशरी से कोई गलती हो गई है, तो इसलिए एक विंडो ओपन रखा गया है। इसी तरह का विंडो हमारा एक गवर्नर के पास भी है, वो आर्टिकल नंबर 161 अनुच्छेद नंबर 161 है, जिसके तहत दिया हुआ है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, यानी राज्यपाल की क्षमा शक्ति। अब अंतर दोनों में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अंतर इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस समझ लीजिए, पार्डनिंग पावर ऑफ जो हमारा प्रेसिडेंट होता है और गवर्नर, उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस दो मैटर में होता है। पहली बात, तो पहला जो डिफरेंस है कि गवर्नर कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस, यानी कि राष्ट्रपति कभी जो मृत्यु दंड है उसको क्षमा नहीं कर सकता है, कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस, ठीक है, इसको कभी पार्डन नहीं कर सकता। और दूसरा ये है कि गवर्नर कैन नॉट पार्डन कोर्ट मार्शियल, यानी अगर कोर्ट मार्शल से अगर कुछ सज़ा सुनाई गई है तो उसमें पार्डनिंग पावर का काम नहीं रहेगा हमारे गवर्नर जी का, वो हमारे प्रेसिडेंट के पास रहेगा। बिकॉज कोर्ट मार्शल का मतलब होता है कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं वहाँ से अगर कोई सज़ा मिलती है, क्योंकि ये जो हमारी डिफेंस फोर्सेज है जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वहाँ की अलग कोर्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक डिफेंस पर्सनल हैं, आपने कुछ वहाँ पे गलत हरकत की, तो वहाँ की कोर्ट आपको सज़ा सुनाएगी, और वो कोर्ट से अगर जो आपकी सज़ा मिलेगी वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही उसमें क्षमा कर सकते हैं, सिर्फ गवर्नर नहीं। और क्षमा सिर्फ याद रखिए डेथ की नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ये तो मृत्युदंड हो गया, किसी को मिला कि आजीवन कारावास, उसके लिए भी प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास जाया जा सकता है, ठीक है। किसी के मान लेते हैं कोई एक लेडी है, वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसको अभी जेल में है, वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास जा सकती है। उस केस में भी पार्डनिंग पावर का यूज़ करके वो क्या कर सकता है हमारा प्रेसिडेंट या गवर्नर, उसको थोड़ा सज़ा को उस समय के लिए कम कर सकता है, ठीक है, या फिर किसी की सज़ा में होल्ड लगा सकता है। ये सारे भी पार्डनिंग पावर के तहत आते हैं, जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस समय CDS अगर मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके उतना डीप में क्वेश्चन नहीं बनता है। अब करिए यहाँ पे आप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका ये, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर्स। तो भारत का उपराष्ट्रपति कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? 6, 5, 2 या 3? बताइए जल्दी से, कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? क्लास नोट्स साथ साथ मिल रहा है क्या? हाँ, क्लास नोट्स साथ साथ मिल रहा है आपका। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी नॉट फिफ्थ, ऑप्शन नंबर बी 5 सही आंसर होगा। अ कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ। तो अभी मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना करना पड़ता है, 15,000, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे आपके गवर्नर हो, सॉरी प्रेसिडेंट हो चाहे आपके वाइस प्रेसिडेंट हो। और एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यहाँ पे जगह है क्या, इलेक्शन में 20 इलेक्टर्स होते हैं और 20 प्रपोजर्स, जो 50-50 होते हैं। प्रेसिडेंट के केस में वो 20-20 होते हैं। 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स, 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स का मतलब क्या होता है? इलेक्टर वैसे ही वहाँ था 50 इलेक्टर एज प्रपोजर, मतलब जो लोग इलेक्ट कर रहे हैं उनमें से 20 लोग आएंगे, ठीक है, एक हाउस से, और उनमें से 20 लोग आएंगे दूसरे हाउस से। वो बोलेंगे कि हाँ हम चाहते हैं कि ये बंदा चुनाव लड़े, क्योंकि हम ये समझते हैं, इसको अच्छे से जानते हैं, ये बहुत अच्छा लड़का है और ज़्यादा गलतियां करेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी 15,000। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। तो इसके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है, यानी कि इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन चुनता है? तो सिंपल ऑल MPs, ठीक है, ऑल MPs मतलब इलेक्टेड भी होंगे, नॉमिनेटेड भी होंगे, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली के नहीं होंगे। तो स्टेट असेंबलीज नहीं होंगे, हटा दो इसको। काउंसिल के तो किसी के इलेक्शन में नहीं होते हैं। मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर बी। मेंबर को बोलते ही आपके इलेक्टेड भी हो गए और नॉमिनेटेड भी हो गए। रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन LS ओनली, RS ओनली, ईदर ऑफ द टू हाउसेज या फिर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन एग्रीमेंट विद द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। हटा दो इसको। तो ये होता है आपका प्रेसिडेंट के केस में, और ये होता है आपका इसके केस में वाइस प्रेसिडेंट। रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग कैन बी मूव्ड इन या फिर कैन बी इनिशिएटेड इन, राज्यसभा में ही इनिशिएट हो सकता है, बाद में वो लोकसभा बस उसको सिंपल मेजोरिटी से एग्री कर लें। 28 द इलेक्शन ऑफ नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विद इन डैश ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग प्रेसिडेंट, यानी अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कितने दिन के भीतर होना चाहिए? तो 60 दिन के भीतर। मैंने आपको बताया था 60 दिन के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए, इससे पहले कि जो हमारा अभी का वाइस प्रेसिडेंट है वो जाए, ठीक है, ताकि वो पद खाली ना रहे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कौन थे हमारे? पहले बताया मैंने आपको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग तो नहीं बोलेंगे, लगातार 2 बार थे। लॉन्गेस्ट सर्विंग अगर पूछ लेना, लॉन्गेस्ट सर्विंग, तो ये हामिद अंसारी थे। ये भी 2 बार ही थे, लेकिन थोड़ा सा कुछ दिन का अंतर है, और उसमें ये हामिद अंसारी जी जीत जाते हैं, ठीक है, हामिद अंसारी।
और ये एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने 3 राष्ट्रपति के कार्यकाल में सर्व किया है, एकमात्र। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीसरे कौन थे? तो पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे जाकिर हुसैन और तीसरे वीवी गिरी थे, जो कि बाद में प्रेसिडेंट भी बनते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन या फिर बीडी जट्टी? तो इसमें हमारे वीवी गिरी अभी बताया 3rd नंबर थे, 2nd नंबर के जाकिर हुसैन थे, बीडी जट्टी भी थे, लेकिन गुलजारी लाल नंदा कभी देश के उपराष्ट्रपति नहीं बने। हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंडिया फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स? राधाकृष्णन जी, आर वेंकटरमन जी, वीवी गिरी जी या फिर शंकर दयाल शर्मा जी? आंसर होगा, अभी मैंने आपको बताया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 2 बार थे। हामिद अंसारी भी 2 बार, लेकिन लॉन्गेस्ट सर्विंग आंसर पूछेगा तो हामिद अंसारी। Which of the following is not correct about the eligibility criteria for being elected as president of India? इसमें से कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है? तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया है, 35 ईयर एज होनी चाहिए है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल है, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, नहीं। अब देखिए यहीं पे इसने पलट दिया ना, राज्यसभा को लोकसभा कर दिया। जब प्रेसिडेंट का पूछेगा तो लोकसभा की जगह राज्यसभा कर देगा, ये काम करेगा ये, ठीक। अगला क्वेश्चन 34, Which among the following is not correct regarding the election of vice president? उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? He or she is qualified for election a member of the House of People? बताइए कौन सही नहीं है, ज़रा बताइए जल्दी से, देखते हैं आप कितने अटेंटिव हैं। नैन्सी डी, पिंक्स ए डी, विशांशु डी, राज्यसभा बिल्कुल। अब यहाँ पे जो सही आंसर होगा, सिटीजन होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉट लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शंस भी हैं, जो हम लोग की निट्टो वाली टेक्निक कहती है। द लास्ट क्वेश्चन, इसका अगर आगे क्वेश्चन होता है तो आप लिए होमवर्क होगा कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है। बहुत लोगों के बहुत सारे डाउट हैं यार अब किसके रिगार्डिंग, बैच के रिगार्डिंग, तो अभी मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो, फिर भी कुछ रह जाता है तो बता दूंगा अभी मैं आपको, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट टेक पार्ट इज इन इलेक्शन, बिल्कुल सही है। स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में इसका हिस्सा नहीं लेते, ऑल एमपीज लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाई प्रेसिडेंट अप्रूव्ड थ्रू अ रेजोल्यूशन पास बाई लोकसभा एंड राज्यसभा। ही एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल सही है। ये वाला आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास स्टार्ट होगा एग्रीड टू बाई लोकसभा, सिर्फ एग्री करना है लोकसभा को। तो ये तीनों आपके सही हैं, सी यहाँ पे गलत होगा। भले थोड़ा सा सही लग सकता है सी, लेकिन आप देखिए पहला, दूसरा और चौथा पूरी तरह से सही है। सी इसलिए गलत होगा बिकॉज राज्यसभा में वो रेजोल्यूशन स्टार्ट होगा, वहाँ इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा, एग्रीड इट टू बी बाई दी लोकसभा विद सिंपल मेजोरिटी ओनली। अब यहाँ पे ख़त्म ही हो गया, कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बार बार पूछते रहते हैं, मैं फिर से बता दूँ कि परमार अकेडमी ऐप पे आपकी इसकी रिकॉर्डिंग्स जाती हैं, वहीं पे ही आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वहीं पे ही प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा आपको, जिस पे कि आज हम लोग का एक ऐसे इंटरैक्टिव सेशन टाइप ही होगा थोड़ा सा। और बाकी वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं, ये वेबसाइट है, ठीक। और वैलिडिटी पूछते रहते हैं स्टूडेंट, 1 ईयर जब भी आप लेते हैं, ठीक। और फिर भी अगर कुछ डाउट होता है तो एक नंबर मैंने दिया था जो कि मेरा नंबर नहीं है, उसमें अगर डाउट कुछ अलग हो, कुछ नया हो जो आपको बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, तभी भेजिएगा, बिकॉज़ रिप्लाई तुरंत नहीं आपको आएगा, ठीक है, बिकॉज़ वो मेरा नंबर नहीं है, ठीक। यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ वैसे तो, द नंबर इज़ 6307286428, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कल के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए कैसा लगा आज का लेक्चर जल्दी से बताइए। थैंक यू नेहल सर। वीटो पावर, पॉकेट वीटो, ये सब सर पार्लियामेंट में पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 111 वीटो पावर की बात करता है और 123 ऑर्डिनेंस की बात करता है, उसमें देखेंगे। बिकॉज वीटो तभी पढ़ाने में मजा आएगा जब मैं बिल कैसे पास होता है तब पढ़ाऊँगा, तभी तो कि लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, अब प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, तभी मजा आएगा ना वीटो पावर पढ़ने में। रितिका भारद्वाज, 11 क्वेश्चन नंबर में क्या दिक्कत है? 11 में क्या दिक्कत है? एक सेकेंड। हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ इंडिया? क्या इसमें गलत है? क्या गलत है रितिका जी? राज्य का प्रमुख, स्टेट का मतलब वो समझ रहे होंगे यूपी एमपी,
स्टेट का मतलब यहाँ पे एक तरह से पूरे कंट्री, और फिर यहाँ पे लिखा भी हुआ है हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें क्या डाउट है आपको? प्रेसिडेंट में 2/3 सौगात गरवा इफेक्टिव का मतलब होता है अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी मेंबरशिप है। जैसे कि अगर हम बात करें लोकसभा में 543 है उसका मेजोरिटी, ठीक है, 550 का नहीं। उसी तरह जब स्पेशल बात करूंगा तो राज्यसभा में 250 होगा स्पेशल, और लोकसभा में 550 होगा, लेकिन जब इफेक्टिव बात करूंगा तो राज्यसभा में 245 होगा वो, ठीक है। रिटायर्ड प्रेसिडेंट को क्या लाभ मिलता है? क्या जानना है भाई, रिटायर्ड प्रेसिडेंट को क्या लाभ मिलता है? पूछा जाता है क्या है रिटायर्ड प्रेसिडेंट को क्या लाभ मिलता है? अरे मिलने तो जो मिलता है भाई, गाड़ी वाड़ी जो मिलती है, ये थोड़ी ना पूछेगा आपसे। चलो मेजोरिटी सौमिली लाहा मैं समझा दूंगा जब प्रेस हम लोग पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे, बिकॉज वहाँ पे भी मेजोरिटी काफ़ी आएगा, है ना। चलो चलिए भाई, थैंक यू सभी को, बाकी मिलते हैं कल, ठीक है। बाकी आपका पीपीटी तो भी तुरंत अपलोड हो जाएगा।